बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान निशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। जिस तरह से आप जानते हैं नाज़रीन, बाकायदा ठंड का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान भर में और वो लोग जो मुंतज़िर थे उनका इंतज़ार हुआ ख़त्म। और ड्राइव कीजिए बहुत ही एहतियात के साथ। साथ में मोटरवे को लेकर एक अहम खबर सामने आई है कि 1 जनवरी से अब बगैर एमटेक गाड़ियों के इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी का फैसला फाइनली कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, बाकी तमाम अजला में या तमाम शहरों में अभी नहीं किया गया, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हवाले से कहा जा रहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए महफूज और स्मार्ट शहर बनाने की समत एक बड़ा ही कदम उठा लिया गया है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को बाकायदा कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए जामे और काबिल अमल प्लान तलब कर लिया है। और इस इकदाम का मकसद भी यही है कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी हो और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मरबूत निज़ाम कायम करना है। लेकिन मसला यह है कि अब तमाम गाड़ियाँ इस वक्त एमटैग तो नहीं होंगी, तो क्या उन तमाम गाड़ियों को फिलफौर जो वहाँ पर होगा, इंटरचेंज होगा, वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा या फिर अभी कुछ वक्त की मोहलत दी जाएगी? वैसे काफ़ी मोहलत दी गई है और अब लोगों को भी ख्याल करना चाहिए आपकी अपनी सहूलत के लिए कि आप एमटैग का स्टिकर आपने लगाया हुआ है और आप तमाम कवानीन की पासदारी भी करते हैं, तो आपके लिए सफ़र भी महफूज होगा, आसान होगा। और इस तकलीफ से बचने के लिए अगर आपको वफाकी दारुल हुकूमत में एंटर होना है तो पहले से अब आपको एमटैग लगवाना होगा। एक तो आपको किराया भी ज़्यादा देना पड़ता है ना, अगर आप एमटैग नहीं लगवाया हुआ तो आपको डबल पे करना पड़ता है। तो बेहतर है कि किसी झंझट से, परेशानी से बचने के लिए या किसी जुर्माने से बचने के लिए और वफाकी दारुल हुकूमत में एंटर होना है तो एमटैग लगवाइए और अपने सफ़र को आसान बनाइए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक ऐसी सीरीज़ जारी है नाज़रीन जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। भारत की आलमी जग हंसाई की और अपना ही इनका अखबार है द हिंदू, इसने नाकामियों की चार्जशीट जारी कर दी है और भारतीय अखबार ने 2025 को भारत की आलमी सतह पर नाकामियों का साल फाइनली करार दे दिया है। तो अब देखते हैं कि जो अंधभक्त हैं, जो नरेंद्र मोदी के मानने वाले हैं, वो अपने ही एतराफ़ को तस्लीम करते हैं या उसे भी झुठलाया जाता है। और उसके बाद बात करेंगे श्रीलंका सीरीज़ के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे और सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तानी टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी और स्क्वाड कितना बैलेंस है, इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। और फिर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे कि मौसम अंगड़ाई ले रहा है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक तेज़ हवाओं का आगाज़ होने जा रहा है, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है और महकमा मौसमियात ने फाइनली बता दिया है क्या एहतियात कीजिए, कहाँ का रुख कर सकते हैं, कहाँ का आपको रुख करते हुए एहतियात बरतनी है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी हैं और धड़ाधड़ लोग सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। तो अब फाइनली बारिशें और बर्फबारियाँ टिका के होने जा रही हैं, तो एहतियात बरतनी होगी। उसके बाद बात करेंगे वक्त की ज़रूरत डिग्री या फिर हुनर, असल कामयाबी किससे हासिल होती है? हुनरमंद डिग्री होल्डर से ज़्यादा कमा रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो क्या तालीम की अहमियत कम हो गई या फिर तालीम के साथ साथ हुनर से भी अपने बच्चों को आरास्ता करना होगा? इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। और फिर होगा आपका फेवरेट सेगमेंट, नया साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? कौन से सितारे इस साल अब भी गर्दिश में रहेंगे और उनके लिए आजमाइशें चलती रहेंगी और कौन कंवारा रहेगा, किसकी होने वाली है शादी, इम्कानात किसके लिए रोशन हैं? तो सितारों का अहवाल भी नए साल में ख़ास तौर पे क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इसकी टॉप स्टोरी की, जिसमें सबसे पहले जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ और भारत की नाकामियों का एतराफ़ उनके अपने अखबारात द हिंदू की तरफ से अब लिखा गया कि जी वो कहते हैं इस सदी का सबसे बदतरीन साल जो था 2025 था, क्योंकि मई में जिस तरह से पाकिस्तान ने पिटाई लगाई है भारत की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जनाब, फिर भारतीय सफारतकारी नाकामियों की गवाही खुद उसका मोतबर और संजीदा अखबार दे रहा है। तो फिर नामवर भारतीय रोजनामा द हिंदू में जिस तरह से लिखा गया है कि 2025 को भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों, वादों के बिखरने और आलमी सतह पर हजीमत का साल करार दिया जा रहा है। जब अपना ही अखबार आपको इस तरह से मलामत कर रहा है या फिर आपकी खामियों को की निशानदही कर रहा है, तो फिर पूरी दुनिया तो अब मान ही रही थी, लेकिन आपके भारत के अंदर से हम देख रहे थे कि दबी दबी सी आवाज़ें निकलना शुरू हो चुकी थी और अब अखबार भी बाकायदा तौर पर इस चीज़ को रजिस्टर करवा रहा है कि किस तरह से 2025 का साल जो है वो साबित हुआ। और अगर हम देखें तो अखबार के मुताबिक महज अलामती सिफारतकारी थी, ज़ाती ताल्लुकात और बुलंदबांग दावे थे,
भारत को मुआशी सतह पर, अस्करी सतह पर और सिफारती सतह पर ज़ीमत का सामना करना पड़ा है ओवरऑल 2025 के अंदर। और ताकत ये तमाम इकदाम भारत को फराहम नहीं कर सके जिनका दिल्ली बरसों से दावा करता रहा है। तो वो जो गुब्बारा था उसमें से हवा निकल गई है। इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम का ड्रामा तो रचाया गया, इंतखाबात भी धांधली से जीत लिए, लेकिन जो रही सही इज्जत थी, साख थी, वो मिट्टी में मिल गई है। तो इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं उस्मान शाही साहब, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। द हिंदू का एतराफ़, अब इससे बड़ी तारीफ क्या होगी? एक तो द हिंदू पाकिस्तान को कह रहा है कि गेम में वापस आ चुका है, सिफारती तौर पर उसकी कामयाबी, फिर अस्करी महाज पे जो पाकिस्तान ने एक दुर्गत बनाई है भारत की, और सदी का सबसे बदतरीन साल करार देना, H1B वीज़ा सर्विस हो, 50% टैरिफ हो, अस्करी महाज पे मुल्क के अंदर भी जो लानत मलामत हो रही है, तो इसका एतराफ़ अब क्या अंधभक्त इसको तस्लीम कर लेंगे? हकीकत को तस्लीम कर लिया जाएगा या अब भी मैं ना मानूं की रट बरकरार रहेगी भारत में? मेरे ख्याल में अभी भी सूरत हाल जो है वो पोस्ट ट्रॉमा के अंदर है। मोदी और उसके जितने भगत हैं, जिस तरीके से उन्होंने हालिया अभी दिनों के अंदर जिस तरीके से चनाब के ऊपर डैम बनाने की बात की, हम उस मौजू की तरफ भी आएंगे, लेकिन जो हिंदू ने जो इतराफ़ किया वो इतराफ़ तो पूरी दुनिया का प्रेस कर रहा है। नॉर्थ जो कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू है उसने बात की है कि पाकिस्तान को सफारती सबकत हासिल है, ओवल ऑफिस तक एक्सेस हासिल की है। दूसरी तरफ टेलीग्राफ जो है वो भी इस चीज़ को जो है मानता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिकन लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान की दफाई सलाहियत, पाकिस्तान की साख, इसका इमेज जो है वो आलमी सतह पर बेहतर हुआ है और अमेरिका उसे एक कलीदी पुल के तौर के ऊपर देखता है जब भी वो सेंट्रल एशिया की पॉलिसी बना रहा है, साउथ एशिया की और खलीज की है। तो मेरे ख्याल में हिंदू ने ना सिर्फ तज्जिया दिया अपना, बल्कि उसने कैटेगोरिकली चार्ज शीट के साथ साथ फैक्ट शीट भी जारी की है कि H1B वीजा जो है वो टारगेट किया गया, जिसकी वजह से वहां की IT इंडस्ट्री जो है उसको डेंट पड़ा है। और उसके पीछे भी मोदी की जो है बेवकूफाना जो है पॉलिसी आलमी सतह पे, जिसकी कॉस्ट वहां की IT इंडस्ट्री पे कर रही है। दूसरी तरफ देख लें आप, क्वाड्रिलेटरल मीटिंग वहां पे नहीं हुई। पाकिस्तान से मुतालिक उन्होंने बताया कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद आलमी सतह पर उन्होंने तस्लीम नहीं किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये पाकिस्तान ने किया है। फिर उसके बाद त्यारे गिरने पे जो खामोशी इनकी मुजरिमाना थी उसको वो पजीराई नहीं मिली है। तो मेरे ख्याल में इस फैक्ट शीट के अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली वो सब कुछ लिखने के बाद एंड पे लिखा है कि इसकी बड़ी रीजन ये है कि ये दूसरों को इल्जाम देते हैं और हकीकत पसंदाना पॉलिसी इख्तियार नहीं करते इस्लाह के हवाले से है। तो मेरे ख्याल में एक मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है मोदी के लिए कि 2013 से लेकर 2015 तक ना सिर्फ उसने भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट डैमेज की, आलमी सतह पे भारत जो है उसकी जगह हसाई हुई, और जो दुर्गत बनाई पाकिस्तान ने मई के महीने में, मुझे लगता है अगर वो बाज ना आया तो मई 2.0 करने के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है। हम देखते हैं जिस तरीके से जी। अच्छा उस्मान शाही साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं सिंतास मुआहदे को भी मुअत्तल किया गया है, तो सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डैम बनाने की बात हो रही है, पाकिस्तान के दरिया के ऊपर डैम बनाने की बात हो रही है। तो जो ये वाटर ट्रीटी को वायलेट किया जा रहा है या जिस तरह से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके एक खिलाफ वर्जी की जा रही है, आप समझते हैं कि कोई अब लगाम डाल पाएगा? क्योंकि भारत एक्सपोज तो हो चुका, पहले तो भारत को सच्चा समझा जाता था, भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह का भी इल्ज़ाम लगाता था, पाकिस्तान जो है वो कॉर्नर होता चला जा रहा था, लेकिन अब सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान की जीत हो रही है और एक्सपोज भारत बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। तो आप समझते हैं कि इसके बावजूद, इस तरह से एक्सपोज होने के बावजूद भी भारत अपने कारनामे यूं ही जारी रखेगा या फिर उसे कोई रोकेगा? अब मेरे ख्याल में उसे रोकने का, उसका हाथ तोड़ने का जो है ना वो बंदोबस्त पाकिस्तान ने जिस तरह मई में किया, मेरे ख्याल में हमें आलमी सतह के ऊपर भी कैंपेन की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया को पता चल चुका है पाकिस्तान के फैंग्स हैं। अब यहाँ पे देखें, भारत का ये पैटर्न है कि वो अपस्ट्रीम पोजीशन को मैनिपुलेट करता है, जबकि पूरी दुनिया में वाटर शेयरिंग के मैकेनिज्म दो मुल्कों के दरमियान जब मुआहदे होते हैं तो उसमें एक उसके तहत वाटर शेयरिंग के अंदर जो लो रैप एरिया है ना उसको भी ड्यू राइट दिया जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी को देख लें, वो इतना बड़े वर्ल्ड बैंक ने 1960 के अंदर करवाया है, जिसके अंदर पाकिस्तान को माना गया है कि पाकिस्तान का ड्यू राइट है, डाटा शेयरिंग इसके साथ की जाएगी, पानी का बहाव कम करना, ज्यादा करना, उससे मुतालिक इन्हें टाइमली जो है वो इंटीमेट किया जाएगा। लेकिन अभी 16 दिसंबर को 1800 क्यूसिक आप देखें वाटर जो पानी जो है चनाब में रिकॉर्ड किया गया, लोएस्ट बॉटम के ऊपर वो पानी ले आया। इंडस वाटर कमिश्नर हमारे महर अली शाह ने उन्हें खत लिखा है जिसका उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो आलमी सतह पर जितने आबी कवानीन है, दो तरफा मुआहदे हैं, उसके लिए भारत मुझे लगता है इररेलेवेंट हो चुका है। वो आलमी सतह के ऊपर किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे पास सफारती ऑप्शन मौजूद है, टेक्निकल ऑप्शन भी हमारे पास हैं, कानूनी भी हैं, तो हम उन्हें एग्जॉस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान जो परमानेंट
इंडस वाटर कमीशन है उसमें केस लेके जा सकता है। हम इसकी टेक्निकल मैटर्स के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को हम रेफर कर सकते हैं, केस है। और जो परमानेंट सालसी अदालत है जिसने हमें पहले भी इंटरम रिलीफ दिया है, उसके अंदर इसकी कानूनी तशरीह के हवाले से मामले को उठा सकते हैं। और अगर ये मामला भी नहीं होते तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट हमारे पास है। जनरल असेंबली के अंदर हम जो है बड़े रेलिवेंट है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर हमने जो है एक सीट अपनी एक्वायर की है 2026 से। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इंसानी सलामती से मुतालिक फ्रेमवर्क के अंदर इस चीज को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी का इशू है। पिछले साल मई और के महीने में जो यहाँ पे गर्मियों में सैलाब आया, लाखों एकड़ अराजी हमारी जो गंदम लगी हुई है वो डैमेज हो चुकी है। और अभी भी किसानों को ये खतरा है, क्योंकि ये तीनों दरिया पाकिस्तान को मिलते हैं, ये जिसके अंदर ये चनाब रिवर भी शामिल है। तो उसके अंदर मुतनाज़ा डैम बना देना और पाकिस्तान को चोक कर देना और पानी को कम कर देना, ये संगीन खतरा है हमारी सलामती को। और मुझे लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इसको अच्छी तरह समझती है। तो ये एक इंतहाई कमजोर दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है, और पानी रोक लेना यकीनी तौर पे शर्मनाक हरकत है भारत की, जिसका किसी तौर पे भी उसको हक नहीं है। लेकिन हम यही तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि बराह रास्त उसने पंगा लेके पाकिस्तान से देख लिया, मुँह की खाना पड़ी। पूरी दुनिया समेत अपने अखबारात भी अब उसके रिपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो छेड़छाड़ है ये किस सतह पर हो सकती है? एक तो पानी का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रॉक्सीज इस्तेमाल की जा रही हैं, अफगानिस्तान को, मजीब ब्रिगेड को, BLA को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के ऊपर भी कोई जारियत हो सकती है। और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो कि हमें ज़ेर गौर रखनी है? भारत बौखलाहट में वो ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है। जी, मेरे ख्याल में हमारे पास एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है सफारती हथियार है कि बांग्लादेश के साथ भी उसका यही तनाज़ा है। वहाँ के ऊपर भी ब्रह्मपुत्र से जो ओरिजिनेट होता है और तीस्ता रिवर है, जहाँ की मैनेजमेंट का, वाटर सिक्योरिटी का मसला है, वहाँ पे भी किसानों को इसी तरह की जो है बहरानी कैफियत का सामना है। तो हमें बांग्लादेश के साथ मिल के इस मामले को रीजनल फोरम पे उठाना चाहिए, OIC के फोरम पे उठाना चाहिए। किस तरीके से जितना बड़ा भारत है उतना छोटा ज़र्फ है इसका, जैसे आपने कहा ना, कम ज़र्फी का इसने मुजाहरा किया है। और हमें तमाम जो रीजनल फोरम, इंटरनेशनल फोरम, इस्लामी फोरम्स पे इस मसले को बराह रास्त जो है वो लेके जाना पड़ेगा। और हम इस मामले में मजीद जो है आप कह लें देरी नहीं कर सकते, क्योंकि माजी में अभी पिछले साल जो हमारा लाखों एकड़ अराजी मुतासर हुई है, 1800 के करीब हमारे लोग जो हैं उसके अंदर उनकी जानें जो हैं गई हैं। तो मेरे ख्याल में भारत अब इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रॉक्सी वॉर एक तरह से एंगेज किया हुआ है, क्योंकि ये वाटर सिक्योरिटी का मसला नहीं, ये हमारी जानों का मसला है। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी सलामती को डैमेज करने की एक कॉन्शियस एफर्ट है, जिसके लिए पाकिस्तान, मुझे लगता है, सरकार को हर सतह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान को चोक करने से बाज नहीं आएगा। एक ऐसा कमजोर लीडर जो पाकिस्तानी अवाम को कहता है गोली खाओ नहीं तो रोटी खाओ, नहीं तो गोली तो है ही। तो अब हम हमारी रोटी छीनने के दर पे है कि गंदम को इस तरीके से वो सीज करना चाहता है। तो मुझे लगता है बांग्लादेश का भी सेम क्राइसिस है, हमें उनके साथ मिल के इस मामले को सफारती सतह के ऊपर आगे लेके जाने की अशद जरूरत है। और लास्ट रिजॉर्ट पाकिस्तान के पास जो है वो फौजी ऑपरेशन है, और वो मुझे लगता है पाकिस्तान पहले कैटेगोरिकली कह चुका है कि हम डिसमेंटल करेंगे ऐसे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पाकिस्तानी अवाम की सलामती से मुतालिक। अच्छा उस्मान शाही साहब, एक तो पाकिस्तान की पॉलिसी इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह है और पाकिस्तान कह चुका है कि इस तरह से वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी को डायरेक्टली जंग तस्वुर किया जाएगा। और दूसरी बात, अगर भारत को देखा जाए 2025 का साल जिस तरह से खुद मान रहा है, भारत के अंदर से अखबार मान रहे हैं कि 2025 का साल उनके लिए अच्छा साल नहीं रहा, वो मुआशी लिहाज से भी, सिफारती लिहाज से भी, अस्करी लिहाज से भी। तो क्या समझते हैं कि कोई स्ट्रेटजी में तब्दीली आएगी 2026 के अंदर भारत की, और मुमकिन स्ट्रेटजी उनकी क्या हो सकती है अपने असर सूख को वापस हासिल करने के लिए, या फिर अपने जो खोया हुआ एक साख है उसको वापस बहाल करने के लिए? मेरे ख्याल में अपनी खोई हुई साख वापस बहाल करने का एक ही तरीका है कि ये जो नरेंद्र मोदी है इसकी गवर्नमेंट को जो है ना किसी तरीके से पुश किया जाए कि ये स्टेप डाउन कर दे, मोदी और साइड पे हो जाए। क्योंकि अखंड भारत का फलसफा, हिंदुत्व माइंडसेट जो है, आपको उसको समझने की अशद जरूरत है। ये जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं पिछले 12 साल से, वो पैटर्न तब्दील नहीं होगा, क्योंकि इनकी हिस्ट्री है। और मोदी एक हिस्ट्री शीटर के तौर के ऊपर जाना जाता है, इसकी पूरी जवानी इस तरीके से गुजरी है, तो इससे तो कोई खैर की तवक्को नहीं है। और आलमी सतह के ऊपर तमाम सिग्नल जो हैं वो पाकिस्तान के हक में है। रीजनल लेवल पे भी हमने बता दिया हम स्ट्रेटेजिक प्लेयर हैं, हम साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं। और इंडिया अगर हमें हिट करेगा तो हम आलमी फोरम्स पे नहीं जाएंगे, हम उसी वक्त इसकी दुर्गत बनाएंगे, छतरोल करेंगे। और ये पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है, और पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है वो बहुत बेहतर हुआ है। और मोदी इस चीज को अच्छी तरह जानता है कि डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन वो नहीं कर सकता, इसी तरह से ओछे हथकंडे जिस तरह से पाकिस्तान को ब्लीड करने के लिए वो कर रहा है।
तो मैं नहीं समझता कि मोदी और उसके हरकारे जो हैं वो किसी तौर के ऊपर जो हैं अमन का रास्ता लेंगे, हकीकत पसंदाना पॉलिसी की तरफ जाएंगे, जैसा द हिंदू अखबार ने मेंशन किया है। तो पाकिस्तान को भी अपनी तमाम ऑप्शन जो है खुली रखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया जो है मोदी जो है वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी को अवामी सतह के ऊपर एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अभी असम में मार्च में इलेक्शन है, वहाँ पे उड़ीसा के अंदर इलेक्शन है, तो फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे इलेक्शन का एक सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी उस तरीके से पाकिस्तान की जो पार्टीज उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं होता, अवामी डिबेट का पार्ट नहीं बनता, लेकिन इंडिया के अंदर पाकिस्तान को गाली निकालने के वोट मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से इलेक्शन जीत के वो इंटरनेशनल बयानियां हार चुके हुए हैं, पाकिस्तान को दूसरा सबक देने के लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। उस्मान शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अगर इस नोज डाइव से अपना चाहता है, शाइनिंग इंडिया का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होना चाहता है, तो नरेंद्र मोदी से जान छुड़ानी होगी, वरना जिल्लत और नाकामी आपका मुकद्दर रहेगी। अभी आपको बताएं कि श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे और विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफी को पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल इसी तरह से शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद T20 स्क्वाड में वापसी भी हुई है और बाबर आजम, शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। हारिस रऊफ को भी एक बार फिर ज़ेर गौर नहीं लाया गया। तो सीनियर्स के बगैर क्या हमारी टीम कोई कारनामा सर अंजाम दे पाएगी? क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के लिए ये जो इस वक्त तैयारी हो रही है, चाहे स्क्वाड हो या हमारी परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई आपको वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में स्क्वाड का ऐलान हो गया, जिसमें सीनियर्स कम ही दिखाई दिए हैं। बाबर आजम भी नहीं है, शाहीन आफरीदी भी नहीं है और हारिस रऊफ भी नहीं है। तो क्या नए जो लड़के हैं उन पर रिलाय किया जा सकता है, उन पर तकिया किया जा सकता है? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जीत के लिए? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस की गई है उसमें ये देखा गया कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको चेक कर लिया जाए, क्योंकि जो जिन प्लेयर्स का नाम दिया, जिस तरह शाहीन है, बाबर है, हारिस रऊफ है, ये तो अभी बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो T20 ये खेल रहे हैं। हाँ, कंडीशन डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट कंडीशन में जहाँ पे हमने मैचेस खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के, वो डिफरेंट है। लेकिन एक फॉर्मेट, एक अच्छी मैं कहूँगा स्टैंडर्ड की लीग खेल रहे हैं, तो उनको वहाँ पे खेलना दीजिए। और जो बाकी प्लेयर हैं जिनको अभी मिल रहे थे उनको इंडक्ट किया गया है, जिसमें आपने कहा ख्वाजा नाफे पहली मरतबा पाकिस्तान टीम में आ गए हैं। शादाब खान शोल्डर इंजरी के बाद वापस आए। लेकिन मेरा सवाल है शादाब खान को इंडक्ट करने से पहले कि क्या फैसल अकरम और सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती नहीं होगी, जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, और अब जब उनका मौका, लेकिन वो लाडले नहीं है ना हमाद भाई, वो लाडले नहीं है। भाई ये इश्यूज हैं, लेकिन खैर अगर वो कर लिया जाता तो बेहतर था, क्योंकि अगर शादाब खान खेल रहे हैं तो वो भी उसी तरह वहाँ पे लीग खेलते और इन प्लेयर्स को चेक कर लिया। यहाँ पे दौरे श्रीलंका में 3 मैचेस हैं, इसमें चेक हो जाती है ये प्लेयर। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस की गई है उसमें अगर टॉप ऑर्डर देखा जाए तो ख्वाजा नाफे के बाद अभी 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन, जिसमें फखर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और ख्वाजा नाफे। मिडिल ऑर्डर की जहाँ बात करते हैं, कैप्टन सलमान अली आगा है और उस्मान आ जाते हैं। और फिर स्पिनर देख लें, क्योंकि मैचेस सारे स्पिन ट्रैक पे होंगे, तो उस्मान तारिक को भी लेके हैं और नवाज भी हैं, अबरार भी हैं, शादाब भी हैं। 4 स्पिनर और कप्तान खुद भी बॉल कर लेते हैं, तो 5 स्पिनिंग ऑप्शन, बल्कि छठा एक और ऐड कर लें। साइम अयूब बड़े आजकल ऑलराउंडर की बात की जाए तो T20 में बेहतरीन है, तो 6 स्पिन ऑप्शन के साथ फास्ट बॉलिंग आपको नजर आ रहा है कि हाँ, मोहम्मद वसीम जूनियर पाकिस्तान टीम में है और सलमान मिर्जा, इन 2 के होते हुए और फिर ऑलराउंडर आ जाते हैं, फहीम अशरफ भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन है कि ऑप्शन ज्यादा है कैप्टन के पास, किसको किस कंडीशन में यूज किया जाए। तो देखते हैं आप अपनी टीम को बेहतर, क्योंकि विनिंग स्ट्रीक के साथ आप जा रहे हैं। आप पहले यहाँ पे अपने मुल्क में 2 ट्राई नेशन, एक UAE में जीते, फिर अपने मुल्क में जीते, तो कॉम्बिनेशन तो अच्छा बना हुआ है। इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि सीनियर नहीं है, आपने डिलीवर करना है। पहले होता है ना कि सीनियर्स हैं, चलो यार उन पे भारी जिम्मेदारी होगी, हम तो चलो उनके अंडर विंग्स में खेल लेंगे, लेकिन अब आपको डिलीवर करना। अब तो इन प्लेयर्स को हमाद भाई लगता है कि जिस तरह से नए प्लेयर्स पर सारी जिम्मेदारी डाली गई है वो ऐसा तरीके से पूरी कर पाएंगे, और जिस तरह आपने भी कहा कि कप्तान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगी और उसे चूज़ करना होगा कि किस मकाम पे किसको खिलाना है। तो जब ऑप्शन ज़्यादा हो जाती हैं तो कप्तान कंफ्यूज भी हो जाता है। ये ना हो कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको बाहर बिठाया रखा जाए और जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करने वाले उनको खिलाया जाए, क्योंकि आगे आने वाला इम्तिहान इससे भी कड़ा इम्तिहान है। तो यही स्क्वाड हमारा आगे भी जाना है। तो क्या समझते हैं कि कप्तान को किस जगह पर खिलाने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं?
देखिए आपने सही निशानदेही की। देखिए टेस्ट मैच में हमने 3 स्पिनर्स खिला दिए थे और फिर हम कंफ्यूज हो गए थे। वो 2 स्पिनर जिसमें नुमान और साजिद ने मैच जिताया था और फिर फैसल आफरीदी को खिला के हमने देखा कि अब हम इन तीनों को बार बार चेक करें तो कंसिस्टेंसी नहीं थी। यहाँ पे चले खैर नया तजर्बा है, T20 है, शॉर्टर फॉर्मेट है कि जहाँ किसी एक प्लेयर को ज्यादा अगर रन मिल रहे हैं या उससे विकेट्स नहीं मिल रही तो आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, क्या पता वो सक्सेसफुल हो जाए। T20 में देखें आप प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे, अगर बॉलिंग में भी शफलिंग होती रहेगी तो बैट्समैन भी वेट करता है कि अब नया बॉलर कौन सा बॉल करेगा, उसकी वैरायटी क्या है। तो एक अच्छा मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम के लिए, क्योंकि आगे आपने मेगा इवेंट खेलना है, T20 वर्ल्ड कप है, बड़ा इवेंट है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में भी तमाम मैचेस श्रीलंका में हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत होंगे, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान नहीं आया था एशिया कप खेलने और वहां ये तय हुआ था कि अब पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। जो भी भारत में टूर्नामेंट होगा वो हाइब्रिड फॉर्मूले होगा और पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे। तो पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका, और ये बड़ा अच्छा प्लान, बड़ा अच्छा किया गया है कि पाकिस्तान मेगा इवेंट से पहले श्रीलंका में ही ये तैयारी कर लेगा इस ट्राई नेशन से। बहुत कुछ पाकिस्तान को समझने को मिलेगा कि क्या पाकिस्तान का बैटिंग कॉम्बिनेशन इस पे आप खेल रहे हैं, कितने रन बोर्ड पे लगाने चाहिए, कितना डिफेंडेबल है, किस अंदाज से पहले 6 ओवर में बैटिंग करनी है। अब आपको बड़ा अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि इन पिचेस पे कितने रन बन सकते हैं और कितने रन आप आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। कौन सा बॉलर इस पे सक्सेसफुल होगा, पेस नहीं चाहिए, वैरायटी चाहिए, इंटेलिजेंट बॉलर चाहिए, स्पिन ऑप्शन कितने। तो एक अच्छा मैं कहूँगा तजर्बे के तौर पे बहुत अच्छा ये टूर है और ये प्लान इसीलिए किया जाता है जहाँ पे मेगा इवेंट हो, उससे पहले आपकी अगर कोई सीरीज हो जाए तो कंडीशन से यूज टू होना। फखर जमान थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आउट ऑफ फॉर्म कोई इतनी अच्छी नहीं थी। साइम अयूब, वो एक मीम बड़ी चल रही थी कि हम ढूंढ रहे थे सईद अनवर, मिल गया हमें सईद अजमल। तो साइम अयूब की प्राइमरी जो जॉब है वो वही है कि उन्हें बैटिंग करके करनी है। हाँ बॉलिंग में करें, यूटिलिटी अच्छा, लेकिन अगर ओपन कर रहे हैं और ओपनर अच्छा स्टार्ट नहीं देंगे तो कैपिटलाइज बाकी बैटिंग नहीं करेगी, क्योंकि अगर ओपन में ही पहले 6 ओवर में आपके 4 आउट हो जाते हैं तो फिर तो आप प्रोसेस में जा रहे होते हैं, थ्रो आउट इनिंग, और आपको नजर आता है 140 बहुत मुश्किल कर लिया तो डिफेंड कर लेंगे, ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन हम ये चाहेंगे कि साइम अयूब एज ए बैट्समैन, फखर जमान एज ए बैट्समैन पावर प्ले का ऐसा इस्तेमाल करके दिखाएं कि बाकी जो आने वाली बैटिंग हर मैच में। बेशक एक सवाल मैंने इनसे किया था सलमान अली आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि क्या हमारे पास वो कॉम्बिनेशन, वो मटेरियल है कि हम 200 प्लस, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 200 प्लस हो रहा है, तो क्या हमारे प्लेयर 200 प्लस का डिसअपॉइंटिंग जवाब मिला कि हम श्रीलंका में खेलने जा रहे हैं और वहाँ पे 140 160 क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक। यानी कि अगर पहले ही माइंडसेट ऐसा हो कि हमने करना ही नहीं या हमसे हो ही नहीं पाएगा तो फिर तो हमें तवक्को ही नहीं करनी चाहिए ना। अच्छा, हम नेशनल टीम को तो देखें स्ट्रगल कर रही है, लेकिन हमारी जो अंडर 19 है वो इस वक्त फुल फॉर्म में है और एक के बाद एक कामयाबी उनके हिस्से में आ रही है। उनकी परफॉर्मेंस की बिना पे अफगानिस्तान को भी शिकस्त दे दी, ट्राई नेशन सीरीज़ अपने नाम करने जा रही है, ट्रॉफी उठाने जा रही है ट्राई नेशन सीरीज़ की भी। आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। देखें जब विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है ना और आप मैच जीतते चले जाते हैं तो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जाहिर होता है। जो अफगानिस्तान से मैच, इंडिया से जब आप मैच जीत गए तो भी एशिया कप का फाइनल, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जब वो मैच जीते तो आपकी टीम में बड़ा कॉन्फिडेंस आया। 226 को ऐसा टोटल नहीं, लेकिन आपके 6 नंबर के बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन को आपको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने टेल के साथ मैच को फिनिश करके दिखाया, आखिरी ओवर तक मैच लेकर गए और आखिरी विकेट पे भी 25-30 रन रहते थे और उनके इंटेलिजेंट क्रिकेट ये थी कि वो एक्सपोज नहीं कर रहे थे टेल एंडर को, एक आध बॉल के लिए करते थे और फिर उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। और पाकिस्तान का ये विनिंग कॉम्बिनेशन फास्ट बॉलिंग के लिए अगर देखा जाए, हमने रेस्ट कराया इस मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अली रजा और मोहम्मद सुबहान, जो भारत के खिलाफ जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, उनको रेस्ट कराया। तो अब ये इतना कॉन्फिडेंस है कि जो भी टीम में स्क्वाड का प्लेयर है वो डिलीवर कर रहा है, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया। विनिंग कॉम्बिनेशन में तो ज़ाहिर है आप हर चीज कर सकते हैं। हम बात करेंगे भारत वाले मैच, उसमें तो जो रिकॉर्ड बना दिया 347 रन, और फिर भारत जिस तरह बैटिंग आगाज करता है कि 4 ओवर में 50, और उनकी मीम आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कितनी तनकीद हो रही थी कि आप T20 पहले तारीफें हो रही थी कि हम बड़ी जल्दी मैच को खत्म कर देंगे 20 में, और फिर जब मैच का नक्शा बनना शुरू हुआ तो फिर पता चला कि आप हैंडशेक नहीं करते। अभी तो तहकीकात का आगाज कर दिया गया वहां पे कि हारे कैसे, इतनी बदतरीन शिकस्त और जितनी इन्वेस्टमेंट, जितना उनको चढ़ाया। सूर्यवंशी की बात कर ले कि 14 साल का प्लेयर है और वो इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन का एक कह सकते हैं कि टैलेंट है। अली रजा, जिसको इयन बिशप हमेशा से वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर उनकी तारीफ करते हैं कि ऐसा बॉलर है इतनी 17 साल की उम्र में जिस पेस के
बॉल करता है, जो वैरायटी उसके पास है, दोनों तरफ बॉल को निप करना, स्विंग करना, बाउंसेस बड़े अच्छे करता है, तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान हमेशा से मैं कहूँगा कि फास्ट बॉलर्स, और दुनिया का कोई मुल्क इतने फास्ट बॉलर आफ्टर वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान ही है ऐसा मुल्क जो फास्ट बॉलर्स एक के बाद एक प्रोड्यूस करता है, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है। तो हमारे बड़ा अच्छा मैच पाथवे जो है ना, ये जूनियर्स का बड़ा जबरदस्त है, और ये इसी तरह अगर सक्सेसफुल रहे तो जो ये लोग करेंगे इंशाल्लाह, तो यहीं से हमें नेशनल प्लेयर्स भी मिलेंगे जो कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे, नेशनल टीम के साथ जाएंगे और खेलेंगे। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारी जो नेशनल टीम है उसके भी प्लेयर्स इसी तरह से परफॉर्म करें, हर प्लेयर अपनी जगह पर परफॉर्म करे, ना कि किसी एक पर इन्हिसार किया जाए कि वो परफॉर्म करेगा तो हम उसके पीछे पीछे लब्बैक कहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आ जाते हैं PSL की तरफ। तो मुल्तान सुल्तान हम देख रहे हैं कि उसको खैरबाद कह दिया गया है अली तरीन साहब की तरफ से, और अब नई फ्रेंचाइजीज के लिए जो बिडिंग हो रही है उसके ओपन बिडिंग के अंदर वो अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो महंगी तरीन फ्रेंचाइज को इस तरह से खैरबाद कह देना, और फिर नई जो आ रही हैं टीमें उसके अंदर उनको वेलकम करना और उनको हासिल करने के लिए बिडिंग में हिस्सा लेना, आप समझते हैं कि फैसला दुरुस्त है अली तरीन का? और फिर जो नई टीमें आ रही हैं उसके अंदर आप जिस अली तरीन साहब का पहले मौक़िफ़ था या पहले वो मुतनाज़े हो गए थे और जिस तरह से मुल्तान सुल्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा, आपको लगता है कि उनके फैसले दुरुस्त थे या फिर वो राइट पर थे? देखिए, आपने गाना सुना होगा, अनोखा लाडला खिलन को मांग। ये वो उनके बारे में क्या कहूँ। देखें, अली तरीन को टीम जो है इनको 2018 में इंडक्ट हुई मुल्तान सुल्तान, पहले इनके चचा के, फिर उनकी डेथ हो गई तो इनको मिल गया, और अब इसके बाद से इनकी जो इमेच्योरिटी है वो बड़ी खुल के सामने आ रही है। ये अपने पॉडकास्ट में पाकिस्तान सुपर लीग पे तनकीद करते रहे, और फिर इनको एक ईमेल की गई तो इन्होंने उसी पॉडकास्ट में लाइव उसको फाड़ते हुए दिखाया कि मैं इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो जब आप किसी को इज्जत नहीं देंगे, सिस्टम को नहीं समझेंगे और पर्सनल ईगो पे चले जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके डिफरेंसेस थे, आपको उन डिफरेंसेस को बोर्ड के साथ टेबल पे बैठ के डिस्कस करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे आके। ये इमेच्योरिटी थी। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ब्रांड है, उसको आप इस तरह नहीं कर सकते। और अब ये कि जहां आप, एक और चीज जो सामने आई वो ये कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। देखिए, नई फ्रेंचाइज अब जो बिडिंग होगी वो तकरीबन 1.25 अरब रुपए पे होगी, तो आप 1 अरब 35 करोड़ छोड़ के आप 1.25 अरब 10 करोड़ के डिफरेंस पे आप दोबारा उस पर जाने जा रहे हैं, तो कौन सी ऐसा मुश्किल था? ये तो पैसा मसला नहीं था, आप तो सिर्फ पर्सनल ईगो की वजह से, और वो ईगो अब कहाँ चली गई जब आप दोबारा बिड में आ रहे हैं? अब तो क्या आपके वो डिफरेंसेस खत्म हो गए कि आप दोबारा बिड में आ रहे हो नई फ्रेंच? अच्छा, तो मतलब ये फिर हुआ कि अली तरीन जो हैं वो मुतनाज़े बयानात दे रहे थे, या फिर वो इंतज़ामी जो अमूर थे उनसे खुश नहीं थे, उन्हें खुद कोई मसाइल थे, ऐसे कोई मसला PSL के अंदर मैनेजमेंट के अंदर नहीं था? बाकी किसी को नहीं था ना, अगर होता तो फिर बाकियों को भी आप डिफरेंस है। और अब आप खुद ही उस सिस्टम में दोबारा खुद आना चाह रहे हैं, नई बिडिंग में आप खुद को शामिल करने, तो मैं कहूँगा कि अफसोस का है कि चलें, हम उम्मीद करते हैं कि अपनी गलतियों को सुधारें और इसके अंदर पूरी तरह से कंट्रीब्यूट किया जाए। इस इवेंट को PSL हमारा अपना ब्रांड है, इसे कामयाब बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, ना कि उसे तनकीद का निशाना सिर्फ बनाया जाए। तामीर तनकीद होनी चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम के अंदर रहते हुए। बहुत शुक्रिया, हमारे सिद्दीकी भाई हमारे साथ मौजूद थे और कुछ अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे लेजेंड प्लेयर वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान है, उनको मोहसिन नकवी साहब की तरफ से अब PSL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में अगर किसी नाम को रफ्तार, महारत और वक़ार की अलामत समझा जाता है तो जनाब वो हैं वसीम अकरम। स्विंग के सुल्तान, न सिर्फ मैदान में दुनिया को अपना गिरवेदा बनाया बल्कि आज भी पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे मोतबर चेहरा समझे जाते हैं। तो आप पाकिस्तान सुपर लीग जैसे बड़े इवेंट के लिए वसीम अकरम का ब्रांड एम्बेसडर बनना इस लीग के वक़ार में मज़ीद इजाफा करता है, और मोहसिन नकवी साहब का ये फैसला बहुत ही खुशाइंद है और बहुत ही मस्बत है। बिल्कुल, और PSL को आलमी सतह पर मजीद मजबूत और पुरकशिश बनाएगा। पूरी दुनिया वसीम अकरम को जानती है और अब PSL भी इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, तो तजुर्बा, साख और आलमी पहचान रखने वाली शख्सियात पर एतमाद किया जाना चाहिए। हमारे अंदर, हमारे मुल्क में बहुत से लेजेंड्स हैं जो पाकिस्तान की पहचान है, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो वसीम अकरम उनमें से एक हैं। उनकी मौजूदगी PSL को न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मुतासिरकुन प्लेटफॉर्म बनाएगी, बल्कि दुनिया भर के लिए भी शायकीन को पाकिस्तान क्रिकेट के मस्बत और प्रोफेशनल चेहरे से रोशनास करवाने में वो अपना किरदार अदा कर सकेंगे। जी हाँ, तो स्विंग के सुल्तान अब PSL के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और ये बड़ा ही खुशाइंद फैसला है। हम इसको बहुत सराह रहे हैं इसलिए भी क्योंकि ये पाकिस्तान की PSL की ओवरऑल वक़ार को बढ़ाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट के मारूफ ऑलराउंडर अमाद वसीम की ज़ाती ज़िंदगी इस वक्त शदीद अवामी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है, जहाँ एक तरफ उन्होंने अपनी अहलिया सानिया इशफाक से तलाक के लिए अदालत से रुजू करने की तस्दीक की है, वहीं पर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस ना किया जाए और हमारी जो कपल पिक्चर्स हैं उनको डिस्प्ले ना किया जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना लगाया जाए, हमारा ज़ाती मामला है और इसको ज़ाती ही रहने दिया जाए। लेकिन जब उनकी बेगम का जो इल्ज़ामात आए हैं तो उसके बाद अब ये मुतनाज़ हो चुका है मामला, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी मामला वहम तफहीम से हल हो, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इस पर मीडिया पे इसको उछालने के बजाय, ऐसे खबरों की जीनत बनाने के बजाय और थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, मामला ये है जो इल्ज़ाम जिस बारे में हम बात भी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई तीसरा ऐसा कैरेक्टर था जिसकी एंट्री हुई है और इमाद वसीम का मौक़िफ़ है कि बरसों से जारी अख्तिलाफ़ात हल नहीं हो सके, इसलिए बाहमी एहतराम के साथ अलहदगी का फ़ैसला किया। बच्चों की ज़िम्मेदारी वो बदस्तूर निभाते रहेंगे। अच्छा, ये जो बच्चों वाला एलिमेंट है बहुत ही तकलीफ़ देह है। इस रिलेशन के अंदर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर अगर ये ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो मासूम नन्हे बच्चे होते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता और सारी ज़िंदगी इस परेशानी, इस कशमकश और एक ऐसे ट्रॉमा से गुजरते हैं जिसको ये पेरेंट्स ही हल कर सकते हैं, कोई तीसरा नहीं हल कर सकता। बिल्कुल। और सानिया इशफाक ने अलहदगी को किसी और के साथ, किसी तीसरी शख्सियत के साथ जोड़ा है कि किसी तीसरी शख्स की मुदाखलत उनका घर तोड़ने की वजह बनी है, और दस्तावेजी सबूत, कानूनी कार्रवाई और खामोशी कराने के जो ये इल्ज़ामात हैं इस निजी मामले को एक हसास समाजी बहस में अब बदल चुका है। और जिस तरह जुनैद भी कह रहे हैं कि बच्चों का कोई कसूर नहीं है, 2 नन्हे बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये एक बहुत अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे थे उसी तरह से वापस अपनी फैमिली लाइफ की तरफ आएँ। अगर कोई इख्तलाफात या मुतनाज़ चीज़ें आ भी गई हैं तो उनको फिलफौर हल कर लिया जाए। तो और अब कुछ बात हो जाए वेदर की। वेदर बदल चुका है और बदलना भी चाहिए, अगर दिसंबर गुजरने के बाद भी नहीं बदलेगा तो फिर कब बदलेगा। तो फाइनली खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन कहा जा रहा है साल के इख्तिताम और नए साल के आगाज़ पर मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है और PDMA के मुताबिक 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक सूबे के बेशतर अजला में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है जनाब। जी हाँ, तो मौसमी निज़ाम के पेश नज़र तमाम ज़िला इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या हिकमत अमली हमें अपनानी होगी, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी इस मौसम की तब्दीली के अंदर, हम जानेंगे। मोहम्मद अलीमुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मेट हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अलीमुल हसन साहब, आप ही से जानेंगे कि किस कदर बारिशें होंगी और बारिशें किन किन इलाकों में होंगी, बर्फबारी किन इलाकों में एक्सपेक्टेड है, और क्या बहुत ज़्यादा हैवी बारिश का इम्कान है या फिर हल्की फुल्की बारिश होकर चली जाएगी, और किन इलाकों में होगी? अच्छा, इसमें ये सिस्टम आज से ना हमारे वेस्टर्न साइड से बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया से एंटर होगा पाकिस्तान में, और 2-3 दिन जो है ना बलूचिस्तान में भी ये स्टे करेगा, स्पेशली बलूचिस्तान के शुमाल, जनूब मगरबी इलाके और शुमाली इलाके, वहाँ पे दरमियानी बारिश होगी जिनमें ये सारा एरिया कोस्टल एरियाज और बलूचिस्तान के सेंट्रल और अपर पार्ट्स वहाँ पे है। फिर जो है ये ग्रेजुअली मूव करेगा वेस्टवर्ड और फिर ये कोस्टल एरियाज के अलॉन्ग ही मूव करते हुए कुछ मॉइस्चर फीडिंग देगा ऊपर बालाई इलाकों में, और कोस्टल एरियाज के अलॉन्ग मूव करते हुए सिंध के कोस्टल एरियाज जो है ना स्पेशली कराची और बदीन ठट्ठा का एरिया, वहाँ पे भी इससे हल्की बारिश होगी। ज़्यादातर वो साउथ से सी ब्रीज चलेगी और उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन और बारिश हल्की उसके इम्कानात हैं। ये सिंध से फिर खैबर पख्तूनख्वा में कल रात से हमारे पंजाब में भी बालाई इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये एक्टिव होना शुरू हो जाएगा 30 से 1 तक जो है। और अलीमुल हसन साहब, सेंट्रल पंजाब में भी इसके असरात महसूस होंगे, लाहौर और गिरदोनवा में? लाहौर तो नॉर्थ ईस्ट पंजाब में आ जाता है, यहाँ पे चांसेस कम हैं, लेकिन अगर हुआ तो हल्की सी बूंदाबांदी के इम्कानात हैं, वो भी 31 की रात को और 1 तारीख के दौरान, लेकिन ज़्यादा इम्कानात नहीं है लाहौर के लिए। अलबत्ता जो पंजाब के मगरबी इलाके हैं जिनमें ये मुल्तान, डीजी खां, राजनपुर का एरिया, भक्कर वगैरह, इन एरियाज़ में हल्की बारिश जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन इस सिस्टम की वजह से इन सेंट्रल पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्ट पंजाब में आइंदा 2-3 रोज़ के दौरान सुबह के दौरान शदीद धुंध और दोपहर तक जो है ना वो कदरे कम हुआ करेगी, लेकिन शाम के वक्त ही फिर से जो है ना वो दोबारा से धुंध शुरू हो जाएगी। ये क्योंकि मॉइस्चर फीडिंग काफ़ी सारी है तो उस वजह से धुंध की फॉर्मेशन हमारे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में ज़्यादा होगी।
अलबत्ता बारिश भी होगी इस्लामाबाद ठीक है। पिंडी में, सियालकोट सेक्टर में, लेकिन बारिश की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इस दौरान मरी में जो है, मरी और बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे, वहाँ पे बर्फबारी इंशाल्लाह अच्छी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हैवी रेनफॉल का कोई जी। खर्चा नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा, कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग हो सकती है नारायण का गान और सवात, दीर, कोहिस्तान, इन इलाकों के अंदर, तो जो सफ़र करने वाले हैं उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ऐसे इलाकों में जाते हुए? देखिए, ये सिस्टम ना 2-3 दिन परसिस्ट करेगा, उसमें कभी हल्की बारिश और कभी बर्फबारी, ये सिलसिला इसमें चलेगा। तो ऐसी सूरत हाल में लैंडस्लाइडिंग की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है जो पहाड़ी इलाकों में सफ़र के लिए जा रहे हैं, बर्फबारी भी होगी, इस दौरान बारिश भी होगी, फिसलन होगी, तो उसकी वजह से वो उनको चाहिए कि प्रॉपर जो है ना अपने एक तो क्लोथिंग की अरेंजमेंट्स, एनर्जी के लिए, और फिर दूसरा फ्यूल वगैरह का अपना वो गाड़ियों में, फिर स्पेशली जो है वो जो स्नो वाली चेन्स वगैरह, स्पेशली मरीन वगैरह के एरियाज में जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल हो, वहाँ के लिए वो स्नो चेन्स वगैरह उनको इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है। अलीमुल हसन साहब, एडवाइजरीज जारी करने का निज़ाम क्या है? इंतज़ामिया के साथ, महकमों के साथ, PTM NDMA के साथ कोऑर्डिनेशन कैसी है? बर वक्त उन्हें मुतला करने के लिए क्या निज़ाम बनाया गया ताकि कोई एमरजेंसी में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए जिसकी माजी में हम देखते हैं मुख्तलिफ बहुत से सियाती मकामात पे वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं? इसमें हमारा नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर है इस्लामाबाद में, जो इस तरह की सूरत हाल को वो करते हैं डील, एडवाइजरीज वगैरह। तो वो हमने 27 दिसंबर को जो है ना वो दोपहर के वक्त इसकी प्रेस रिलीज इशू की है इस सिस्टम की, और रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं हमारे तमाम स्टेक होल्डर जितने भी हैं जो जिन्होंने रेलेवेंट फील्ड्स में ऑपरेशंस वगैरह में हिस्सा लेना है या अरेंजमेंट्स करने, उन सब के साथ हमने शेयर किया है इस प्रेस रिलीज को, लोकल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी जितने भी हैं NDMA, PDMAs, DDMAs, और उसके अलावा जो रेस्क्यू की ऑर्गेनाइजेशन हैं या NGOs वगैरह हैं कुछ एरियाज में वो भी काम करती हैं, उनके साथ नेशनल हाईवे, मोटरवे पुलिस, इनके साथ, तो सबके साथ हमने शेयर कर रहे हैं रेगुलरली अपडेट्स इस सिस्टम की। तो इंशाल्लाह होपफुली के कोई ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, इंशाल्लाह एमिकेबली इसको मैनेज कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अलीमुल हसन साहब बताइएगा कि ग्रेजुअली वैसे तो सर्दी की शिद्दत कम हो गई है, लेकिन जो अब ये जनवरी में सर्दी पड़ने वाली है, ये इसकी शिद्दत कब तक बरकरार रहेगी, और क्या हम फरवरी के अंदर भी सर्दी देख पाएंगे या फिर ये जनवरी के एंड तक ख़त्म हो जाएगी? अभी तो ये स्पेल है ना 2 जनवरी तक ये परसिस्ट करेगा। 3 से फिर विंड का पैटर्न चेंज होगा, टेम्परेचर मजीद ड्रॉप होंगे। अभी भी इस सिस्टम की वजह से 2-3 डिग्री ड्रॉप हुए हैं टेम्परेचर, स्पेशली लाहौर, मुल्तान सेक्टर में और KPK के एरियाज में टेम्परेचर ड्रॉप हुए हैं। लेकिन इस सिस्टम के बाद जब विंड डायरेक्शन चेंज होंगी तो मजीद नाइट टेम्परेचर में कमी वाक़ई होगी। और ये सर्दी का दौरानिया तो जाहिर है हमारे यहाँ दिसंबर और जनवरी 2 पीक मंथ्स हैं, तो इंशाल्लाह कोई सच ये जनवरी तो रहेगा कूल, लेकिन ये कि प्रोलॉन्ग होता हुआ विंटर सीजन वो इस तरह नज़र नहीं आ रहा। तो होपफुली दिसंबर फरवरी के मिड के बाद इंशाल्लाह मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है अलीमुल हसन साहब, ये शिद्दत के साथ बारिशें, पूरा सीज़न गुजर गया, यानी कि अब दिसंबर भी गुजर गया। अमूमी तौर पे बड़ी ठीक ठाक बारिशें हुआ करती थी दिसंबर में पंजाब के बेशतर इलाकों में, लेकिन इस बार ऐसा कुछ सिलसिला हुआ नहीं है। तो आने वाले कुछ दिनों में, एक तो इस स्पेल में आप कह रहे हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी सेंट्रल पंजाब में होगी, इससे ज़्यादा नहीं, तो बाकायदा बारिशें कब तवक्को की जा सकती है उसकी, ताकि जो मौसमी बीमारियाँ हैं या मुख्तलिफ वायरसेस हैं उनसे भी छुटकारा हासिल हो? देखिए, वायरसेस के हवाले से तो ये जो स्पेल है ना, इसमें भी एक पिछला स्पेल गुजरा है विंटर का, तो ये दूसरा स्पेल है इस करंट विंटर सीजन का। इस मरतबा लेट बारिशें शुरू हुई हैं विंटर की, और इतनी आपने सही कहा कि उनमें इतनी इंटेंसिटी भी नहीं। पिछला स्पेल भी जो था उसमें भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही हुई है, तो इसमें भी ज़्यादा वो पोटेंशियल नहीं है, मॉडरेट टाइप रेनफॉल है। और लेकिन ये है कि इसमें जो वायरसेस और पॉल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में, उनको सेटल डाउन करने में काफ़ी ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी ड्रॉप हुए हैं, कुछ तो बारिश की वजह से, कुछ फिर फॉग की वजह से वो पॉल्यूटेंट्स जो है ना वो सेटल डाउन हो जाएंगे इंशाल्लाह। 3-4 जनवरी से जो है ना वो आप देखेंगे कि मौसम काफ़ी हद तक बदला हुआ है, फिजा साफ होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि अभी तक जो है ना आगे भी जो सिस्टम नज़र आ रहे हैं, ये
कोई इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये जिस तरह की हमारी वो खसूसियत है विंटर रेंज की, उस तरह का भी सिस्टम आगे भी कोई करीब हफ्ता 10 दिन में नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा अलीमुल हसन साहब, ये बारिशों का जो सिस्टम है ये मगरबी हवाओं पर डिपेंड करता है पाकिस्तान के अंदर, उस तरह से बारिशें होने का अगर हम बात करें तो वो हम हमेशा ये सुनते हैं कि वेस्टर्न वेव्स या फिर जो मगरबी हवाएं हैं वो नहीं चली हैं, उनका पाकिस्तान में वो दाखिल नहीं हुई हैं, इसलिए बारिशें नहीं हो रही हैं। तो ये डिपेंड ही मगरबी हवाओं पर करती हैं पाकिस्तान के अंदर बारिशें? हाँ, विंटर की सीजन के दौरान जो है हमारे मगरिब से आने वाले जो वेदर सिस्टम्स हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं। अलबत्ता मॉनसून में जो है ईस्ट से सिस्टम आते हैं, मॉइस्चर फीडिंग अरेबियन सी से भी, बे ऑफ बंगाल से भी होती है। लेकिन जब ये विंटर वाले सिस्टम जो हैं वो डीप पेनिट्रेट करते हैं, जिस तरह ये सिस्टम भी कोस्टल एरियाज के पास से गुजर रहा है हमारे पास, तो वो फिर अरेबियन सी से भी मॉइस्चर ले लेते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होता है अपर एरियाज में और उसकी वजह से अच्छी बारिश होती है। लेकिन इसमें जो सिस्टम है इसमें मॉइस्चर जो है ना ऊपर ट्रांसपोर्ट कम हो रहा है सेंट्रल पार्ट्स ताकि वो रिकर्व करके तो बलूचिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को जो है ना मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोयटा ज़ियारत वगैरह के एरिया वहाँ पे मॉडरेट टाइप रेनफॉल होगी और उससे फिर पूरे मुल्क में वेव देखी जाएगी और उसके असरात भी देखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अलीमुल हसन साहब, डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद थे। और आप मेरे ख्याल में एक शिकवा में बारिशों के लिए भी मगरिब पे डिपेंड करना पड़ता है, वहाँ से हवाएं आएंगी तभी कुछ बात बनेगी, और हम अपनी खुद से हवाएं क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल ऐसा ही है। दिमाग में आपके सवाल आ रहा है? नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि कोई ऐसे सिस्टम पाकिस्तान के अंदर एनवायरमेंटल चेंज की वजह से है या फिर हम मगरबी हवाओं पर डिपेंड करते हैं कि बारिशें वहीं से सिलसिला आएगा तो ही पाकिस्तान के अंदर बारिशें बरसेंगी। बहरहाल जी, मौसम में एक तब्दीली देखी जा रही है, आप सर्दी की शिदत महसूस की जा रही है। आप भी मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने घरों तक महदूद रहते हुए अपने आप को गर्म कपड़े पहना के और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए। नेट मीटरिंग की कुछ बात कर लेते हैं। बिल्कुल, नेट मीटरिंग की बात करते हैं, नेट बिलिंग की बात करते हैं, क्योंकि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जो शिफ्ट होने वाली पॉलिसी है जिससे सार्फिन खासे परेशान हैं, असल पॉलिसी है क्या, इस पर बात करेंगे। लेकिन नेट बिलिंग नहीं, अभी बात कर लेते हैं। और हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं। नेट बिलिंग की पॉलिसी तब्दील होने से सार्फिन पर जनाब कितना असर पड़ेगा? जितने भी सार्फिन हैं वो इस वजह से शिद्दत से परेशान है, क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट से अगर उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया है, वो सोलर सिस्टम जिसके फ़ज़ाइल पहले गवर्नमेंट बताती रही कि जी सोलर सिस्टम बहुत अच्छा है, ये लगाना चाहिए, तमाम सरकारी इमारतों को भी सोलर सिस्टम पे शिफ्ट किया जा रहा है। और जब सारी आवाम अपने इन्वेस्टमेंट से सोलर पे शिफ्ट हो गई तो अब उनको इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। तो हमारे रिपोर्टर आमिर राना जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर रमज़ान बट के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पॉलिसी। बिल्कुल, उन्हीं से जानते हैं। तो आमिर, आप बताइएगा क्या कहना है इनका अब इस पॉलिसी के हवाले से, जो नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग, लोगों को, आवाम को परेशान करने के लिए एक नई पॉलिसी मुरतब की गई है, नया तरीका ढूंढा गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ मूव करने के बारे में चीज़ें मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं और जो सार्फिन है इसको लेके काफ़ी वो मतलब इंटरेस्टेड हैं, पेन भी ले रहे हैं कि हमने तो इतना 2017 से ऑनवर्ड इतना हमने बजट लगा के सोलराइज की तरफ मूव किया और अब नेट बिलिंग की तरफ मूव करेंगे। सर, क्या इस हवाले थोड़ा सा देखें जी, ज़्यादातर तो जो है ना डिसइंफॉर्मेशन ये दौर इस तरह से जा रहा है, व्हाट्सएप का दौर है और सोशल मीडिया का, और मैंने देखा है कि कोई नेगेटिव अगर कोई चीज़ होगी ना तो उसको हर बंदा जो है ना बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा है। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये भी एक नेगेटिविटी है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। नेट मीटरिंग ये ग्रीन एनर्जी है और ये पूरी दुनिया जो है नेट मीटरिंग ये ग्रीन एनर्जी सोलराइजेशन की तरफ जा रही है और उसी तरह से पाकिस्तान में भी सोलराइजेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया है। लेकिन हर पॉलिसी का जो है ना, ये आप देखें पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये सोलराइजेशन और ये नेट मीटरिंग का सिस्टम हुआ है, वहाँ पे शुरू में पॉलिसी ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाता है ताकि मैक्सिमम लोग जो है ना इसकी तरफ आएँ। फिर कुछ वक्त के बाद उस पॉलिसी को रिवाइज किया जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी के माहौल के मुताबिक। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे और आमिर राना। और इस वक्त नुकसान ये है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, सोलर सिस्टम लगाया है, अब उन्हें इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने।
बिल्कुल जी, इस पर भी मज़ीद भी बात होगी, जैसे जैसे हमारे तक इसके हक़ाइक़ पहुँचते जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और बात करें आज की, तो बदलती हुई मईशत, तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी, महदूद रोज़गार के मौक़े ने कामयाबी की तारीफ़ ही बदल दी है। आज ये सवाल पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो चुका है कि असल कामयाबी का रास्ता डिग्री है या फिर डिग्री के बगैर ही, यूनिवर्सिटी जाए बगैर ही सिर्फ हुनर सीख लें तो आप जो है वो एक डिग्री होल्डर से ज़्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल, तो यही बुनियादी सवाल है कि असल चीज़ है क्या, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना या फिर हुनर सीखना? क्योंकि आज बहुत से हुनरमंद लोग जो हैं वो आला डिग्रियों वालों से ज़्यादा बेहतर कमा रहे हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर चुके हैं। तो ये सारे सवालात और इससे जुड़े हुए जो मामलात हैं, जो एक पहेलियां हैं, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी के हमरा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब। आजकल जो हमारी यूथ है ये कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन हम जहाँ तक समझ चुके हैं अपने अब तक के तजुर्बे से कि हुनर ज़्यादा अहम है, तो फिर डिग्रियों के पीछे क्यों एक दौड़ लगी हुई है और डिग्री के पीछे हम अपना वक्त भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, अल्टीमेटली तो आपको हुनर ही सीखना पड़ेगा। आप एग्री करेंगे डॉक्टर साहब इस चीज़? लगता है आपने गलत बंदा बुला लिया। अच्छा, क्योंकि मैं आपकी थॉट से टोटल डिसएग्री करने वाला हूँ। अच्छा, बिल्कुल कीजिए। देखिए, डिग्री और हुनर का मुआवजा करना ही वैसे ही गैर अखलाकी है, मेरा ख्याल है। डिग्री और हुनर को साथ मिला के चला जाता है। जब आप कहते हैं कि हुनर की ज़रूरत है, डिग्री की ज़रूरत नहीं, जो मुआशरा ये थॉट लेके जाता है वो इल्म की जड़ें काट देता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जानबूझ के डेवलप किया गया कारपोरेट वर्ल्ड की जानिब से, तरक्की पजीर ममालिक की जानिब से। उन्हें लेबर चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए, जो तालीम याफ्ता ना हो, जो अपने हकूक़ को ना जानती हो, जो मालियाती कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके, जो अपने आप बेहतर मुआवजा अपने स्किल्स का मांग ना सके, उन्हें मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का ना पता हो, उन्हें किसी चीज़ के ऐसे इल्म ना हो, वो सवाल ना उठा सकते हों, वो सिर्फ सर झुका के काम करने वाले हों। उसके लिए स्पेशल ये थॉट प्रोजेक्ट की गई कि डिग्री की अहमियत नहीं है, अहमियत सिर्फ और सिर्फ हुनर की है। अगर ये ऐसी बात है तो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो यूनिवर्सिटी बंद क्यों नहीं कर देते? वो सिर्फ और सिर्फ हुनर क्यों नहीं सिखाते? आप दोनों हजरात यहाँ बैठते हैं और मेरा साल से आपका ताल्लुक है, मुझे भूल भी गया कब से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये एक ख़ास हुनर है, यहाँ बैठना, कैमरे को फेस करना, गुफ्तगू का फ़न, ये एक हुनर है। लेकिन इस हुनर के पीछे वो तालीम है जो आपको लफ्ज़ों को जोड़ना सिखाती है। किस वक्त कोई अनइवन सिचुएशन हो जाए, अनएक्सपेक्टेड सूरत हो जाए, आपने कैसे निपटना है, उसके पीछे वो बरस की डेकेड्स की तालीम है जिसने आपको यहाँ बैठ के फेस पर तो हुनर है, पीछे वो तालीम है। तो अगर आप तालीम और हुनर को अलहदा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका सही सवाल ये है कि इल्म को हुनर में कैसे बदला जाए। वो हुनर जिसके पीछे तालीम है। देखिए, इल्म किताबें आपको रोशनी देती हैं, डिग्री आपको पहचान देती है और फिर हुनर आपको उसका मुआवजा देता है। हमने समझा कि हुनर अलहदा चीज़ है, डिग्री अलहदा चीज़ है और इल्म अलहदा चीज़ है। हमें सोचना तो ये चाहिए कि इन सब चीज़ों को कंबाइन कैसे कर सकते। अगर आपका जो सवाल था उसकी तरफ लेके चलें तो पाकिस्तान में चंद एग्जाम्पल्स बड़ी अच्छी हैं। मसलन मियाँ मनशा ग्रुप है, पाकिस्तान का रिचेस्ट ग्रुप है। उनके जो बानी हैं वो रवायती तालीम में थोड़े से कमज़ोर थे। हमारे एक और बहुत बड़े डेवलपर हैं जो आजकल मुल्क से बाहर हैं, उनका नाम समझा जाता है कि रियल स्टेट में कामयाबी की ज़मानत है। एक क्लर्क से उन्होंने ज़िंदगी स्टार्ट की थी, रवायती तालीम बहुत थोड़ी थी। ऐसी हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। साहब की बात करें जी, ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, मगर कितनी? अगर आप 1 in a million एग्जाम्पल्स निकाल लें तो पाकिस्तान में से आपने 2400 एग्जाम्पल निकाल ली, 2000 एग्जाम्पल निकाल ली। लेकिन अगर आप एजुकेशन को लेके चलें तो वो इससे कई 100 गुना ज़्यादा मिलेंगी। दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो बहुत ही कम है, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो गिने चुने चंद एक लोग हैं जिनकी लक काम कर गई और जिनको तालीम ना होने के बावजूद भी जो इस मकाम तक पहुंच गए। अब अगर हम देखें अपने एजुकेशन सिस्टम को तो कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ उसके अंदर भी हैं कि हम किताबों को रट्टाबाजी करवा रहे हैं, बच्चों को इल्म नहीं मिल रहा, सिर्फ डिग्रियां मिल रही हैं। बिल्कुल। फिर वो एक तो इल्म हासिल पीस ऑफ पेपर दे रहे हैं। एग्जैक्टली, हम सिर्फ उनको डिग्रीज दे रहे हैं और उसके बाद हम उनको स्किल्स नहीं सिखा रहे, वही हुनर जिसकी ज़रूरत है जो कि एजुकेशन के साथ पैरेलल चलनी चाहिए, ताकि हमारे नौजवान जब डिग्री हासिल करके यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होते हैं तो ये शिकवा ना कर पाएँ कि उनके पास जॉब्स नहीं है, वो जॉब क्रिएटर्स बने, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि सवाल ये होना चाहिए, डिबेट इस पर होनी चाहिए, कोशिश इस पर होनी चाहिए कि इल्म को हुनर में कैसे बदला जाए। जो आपने सीखा, जो यहाँ पर है, आप वो हाथों से नज़र भी तो आए कि आप जब कर रहे हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आता है, इलेक्ट्रीशियन जो है उससे बेहतर काम कर रहा होता है। एक आदमी इंजीनियरिंग करके आता है मगर एक आम ठेकेदार जो है वो उससे बेहतर काम जान रहा होता है, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं। उन्होंने डिग्री ले ली,
बुकिश नॉलेज भी ले लिया मगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो करना तो ये चाहिए कि उस डिग्री को, उस इल्म को प्रैक्टिकल नॉलेज में और स्किल में ढाला जाए ताकि दुनिया को, हमें, सोसाइटी को, मेरी फैमिली को और ख़ुद मुझे फ़ायदा हो। लेकिन जब हम इस तरफ डिबेट ले जाते हैं कि हुनर या डिग्री, इसका मतलब है कि आपने चॉइस दी कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, या आप डिग्री ले लो या आप हुनर ले लो। तो जो मुआशरा हुनरमंद अफराद के ऊपर काम करता है, तालीम याफ्ता अफराद की नफ़ी करता है, वो मुआशरा तरक्की नहीं कर पाता। अब देखिए, तालीम का असल मकसद तो विजडम है ना, और रोज़ी कमाना, रिज़्क कमाना उसका एक पार्ट है। वो अल्टीमेट एम नहीं है कि पूरी की पूरी तालीम सिर्फ इसलिए है कि मैं 4 रोटी के टुकड़े कमा पाऊँ, वो उसका एक पार्ट है, अल्टीमेट एम नहीं है। तो उस पार्ट को भी हासिल करना है, अल्टीमेट एम को भी हासिल करना है। अदरवाइज फिर आप कहते हैं बिजनेस एथिक्स नहीं है। आजकल जिन लोगों से हम काम करवा रहे हैं उनमें बिजनेस एथिक्स नहीं है, वो हुनरमंद है। क्यों नहीं बिजनेस एथिक्स? एजुकेशन नहीं। डॉक्टर साहब आना चाह रहा था कि अलमिया पाकिस्तान में तो ये है कि आप जो बात कर रहे हैं वो तो आइडियल बात है कि तालीम को हुनर के साथ किस तरह से कोलैबोरेट किया जाए, लेकिन यहाँ पे तो जो तालीमी इदारे हैं वो सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, हुनर नहीं दे रहे। और जो हमारे हुनरमंद हैं उनको वो हुनर भी नहीं आता। आप किसी भी शोबे को उठा के लीजिए, मिस्त्री से लेकर इंजीनियर तक, जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं वो अगर आप किसी को जिम्मे लगा दें और आपने थोड़ी सी आंख ओझल की है तो उस काम का बेड़ा गर्क होना ही होना है। और जिसको ये दोनों चीज़ें आती हैं वो पाकिस्तान में टिकता नहीं है। हाँ जी, वो जैसे ही मौका मिलता है वो बाहर चला जाता है और उस मौके का फ़ायदा उठाता है। तो किस तरह से हमने इन दोनों को कोलैबोरेट करना है, और अभी जो अलग अलग काम कर रहे हैं वो भी सही तरह से उसका हक नहीं अदा कर पा रहे, तो ये हो क्या रहा है? देखिए, हमारी जो कमी है वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लैक ऑफ ओनरशिप की है। हम जिस काम को लेते हैं उसकी ओनरशिप कबूल नहीं करते कि ये मेरा काम है। हम समझते हैं कि ये इसका काम है, मैंने अपना घंटा 2 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, दैट्स इट। ये ग्रो करे या ना करे या ख़त्म हो जाए, मुझे इससे क्या गर्ज़ है। ये ख़ास माइंडसेट है जो इसलिए डेवलप हो गया कि कारपोरेट सेक्टर में और जो हमारे उनके लिए काम कर रहे हैं लोग, उनमें एक दूसरे का इस्तेसाल करने का जज्बा पाया जाता है। मुलाजिम समझता है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉस को, कंपनी को निचोड़ सकूँ, मैं ये काम करूं, और एम्प्लॉयर ये सोचता है कि मैं इसका मुआवजा तो ना ही दूं तो बेहतर, से काम कर ले तो बेहतर है। इतना ज़्यादा गैप पैदा हो गया है जिसकी वजह से वो सूरत हाल पैदा होती है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और ये डिक्लाइन की ऐसी अलामत है। आपने कहा कि चंद हज़ार लोग, मैं समझता हूँ कि कई लाख लोग इस वक्त पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। वजह सिर्फ यही है कि वो ये समझते हैं कि उन्हें उनके स्किल्स का, उनके इल्म का, उनके हुनर का प्रॉपर मुआवजा यहाँ पर नहीं मिल रहा। मगर वो ये नहीं सोच रहे कि इस कई मेडिकल कॉलेज ले लें, इंजीनियरिंग कॉलेज ले लें, जो बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है उसका पैसा कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं, आप दे रही हैं, हमारे टैक्सेस से वो यूनिवर्सिटी चल रही है। तो तुम हमारे पैसे से पढ़े हो, तुम्हें उतना मुआवजा नहीं मिल रहा जितना तुम चाहते हो, तो कम से कम चंद साल ऐसी की पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जो आदमी की प्रोफेशनल डिग्रीज लेता है कम से कम इतने साल पाकिस्तान में सर्व करे। वो 5 साल की कैप लगाएं, वो 10 साल की कैप लगाएं। अगर इतना टाइम वो स्पेंड करता है उसके बाद वो कहीं भी जाए, पे बैक करें। हाँ, पे बैक करे। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो आई थिंक कि वो आपको, आपके साथ वो बंदा भी ज़्यादती कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो यूथ है, जो जेन जी है स्पेशली, और वो ये सोचते हैं कि डिग्रीज़ के बगैर भी तो ज़िंदगी गुजर सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी बेरोज़गारी देख ली है। हाँ, जिस मुआशरे में अभी वो रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर, कोई उनके चचा होंगे, कोई खाला होंगी, कोई पुप्पो होंगी, बहुत सारे ऐसे रिश्ते जिनके क्लोज होंगे। उन्होंने उनको हाथों में डिग्रियां लिए हुए देखा, लेकिन कारोबार या जॉब्स या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए नहीं देखी। तो वो कहते हैं कि जी पढ़ाई का क्या फ़ायदा फिर, और हम अगर स्किल्स क्यों नहीं सीख लेते, हम ये वाली चीज़ क्यों नहीं सीख लेते। और फिर अब इंटरनेट के ऊपर इतनी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे लोग बैठ के इसके ऊपर मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि जी आपको डिग्रियों की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये मिसकंसेप्शन लफ्ज़ आपने सही यूज़ किया। जैसा कि आपने कहा कि डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, वो कितने लोग बैठे हुए हैं, कितना कमा रहे हैं, किस हद तक है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, आप किसी टिकटॉकर को, किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, उसकी एक रील आई थी और वो जनाब रातों रात मिलियनर हो गया। सवाल है कि कितने लाख में से कितने? आप टोटल पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स निकाल लें तो आई थिंक कि आप 100 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अब कितने लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, कितने मिलियंस हैं, तो इतने मिलियंस में से 100 भी अगर नहीं है तो आपको सोचना चाहिए कि कंपेयर तो आप सही तरीके से कर सकें। फिर जब ये डिग्री की नफ़ी करते हैं ना, तो बड़े बड़े लतीफ़े, इमोशनल किस्म की कहानियाँ आती हैं कि इससे तो बेहतर है कि बंदा समोसों की दुकान लगा ले। जब वो समोसों की दुकान लगाता है, वो ग्रो करता है, फिर उसका बेटा आके उस दुकान पर बैठ जाता है, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं तालीम की नफ़ी के लिए। सवाल ये है कि किस समोसे वाले को आपने अच्छी ज़िंदगी जीते देखा है, उसके कपड़े कैसे हैं, सोशल लाइफ कैसी है, उठना बैठना कैसा है, घर कैसा है उसका, उसके बच्चे कहाँ पर आते जाते हैं, किस माहौल में मूव करते हैं। अब सारी चीज़ों को कंपेयर तो करें। आप इमोशनल ट्रैप में आ जाते हैं। हमें इल्म से दूर रखा जा रहा है,
बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत। इल्म डिग्री के बगैर भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डिग्री आपकी पहचान है। डॉक्टर साहब, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये जो हमें अंधेरे में रखना चाहते हैं, हम उन्हें रद्द करते हुए असल मुद्दे की तरफ आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी तालीम किसी भी शख्स की ग्रूमिंग के लिए, मेंटल हो या फिजिकल, आपकी शख्सियत में निखार हो, कितनी तालीम ज़रूरी है। और फिर ये जो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बड़े बड़े, इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर जो थेरीज पढ़ाई जाती हैं, जो रिसर्च पढ़ाई जाती है, जो फार्मूलाज बताए जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कहीं अमल दखल होता नहीं है। जिस लेबर से आपने काम लेना है, आपको उसके लेवल पे आकर किस तरह से आपने उसमें इंडल्ज होना है, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आए बगैर समझ में नहीं आएगी। तो वो मैकेनिज्म जो है कितना ज़रूरी है यूनिवर्सिटीज़ को अडॉप्ट करना, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर जो है वो मार ना खा जाए। बिल्कुल, लेबर यूनिवर्सिटियों ने तो लेवल पे आके रोल प्ले करना है, यूनिवर्सिटी ने कहा। अब स्टूडेंट्स को देखें, मैं ऐसे कई ग्रुप्स में ऐड हूँ, आपके पास भी ऐसे कई ग्रुप्स होंगे जहाँ बाकायदा ऐड आती है किसी बंदे की जानिब से कि अपनी यूनिवर्सिटी असाइनमेंट या थीसिस लिखवाने के लिए राब्ता करें, जी। अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के लिए राब्ता करें। मैट्रिक, एफएससी और उसके बाद वाली डिग्री जो प्रैक्टिकल कॉपीज होती हैं वो बनी बनाई बाजार से मिलती हैं। अब आप देखें कि यूनिवर्सिटी ने या बोर्ड ने या स्कूल ने एक पैटर्न रखा है कि आप ये प्रैक्टिकल की कॉपी खुद बनाओ, ये प्रैक्टिकल्स करो, ये असाइनमेंट करो। अब हमारा स्टूडेंट और उसके वालिदैन उसे गैर ज़रूरी समझते हैं। हम कहते हैं मुझे करने की क्या ज़रूरत है, मैं 800 रुपये देता हूँ और मैं थीसिस लिखवा लेता हूँ। अच्छा, अब हो क्या रहा है, उसके नतीजे में ये गैप पैदा हो रहा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। यूनिवर्सिटियों का प्रॉब्लम अपनी जगह पे, स्टूडेंट का और उसके घर का प्रॉब्लम अपनी जगह पे। आप अपनी ज़िंदगी को समझें कि आप अपनी ज़िंदगी एक असाइनमेंट किसी से करवा के आप अपनी ज़िंदगी खुद ज़ाया कर रहे हैं। आपने कहा किस हद तक तालीम ज़रूरी है, हर आदमी के लिए डिफरेंट लेवल है, किसी के लिए मैट्रिक भी काफ़ी है। अच्छा, मतलब जिस तरह की उसकी अगर जिस तरह की लाइफ बंदे के पुत्रों की तरह उसने मैट्रिक नहीं, जिस तरह का काम उसने करना है, जिस तरह का उसका विजन है, जिस तरह की उसकी अप्रोच है, उसके लिए मैट्रिक भी काफ़ी है। किसी के लिए मास्टर्स भी कम है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। इवन मदारस ले लें, आप जो तालीम और डिग्री की बात कर रहे हैं, रिसेंटली पूरी दुनिया में एक मुनाज़रे का जिक्र चल रहा है जो इंडिया में हुआ है। एक तरफ मदरसे का पढ़ा हुआ मुफ्ती शुमाइल नबदतुल उलमा का, और दूसरी तरफ एक बहुत यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ा हुआ आदमी जावेद अख्तर। पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। इसका मतलब है डिग्री वहाँ पर काम नहीं आई उसकी, लेकिन उसकी भी डिग्री थी कि आप ऑन नहीं करते। यूनिवर्सिटी मुफ्ती की डिग्री को ऑन नहीं करती, मगर उसने बताया कि वो डिग्री सुपीरियर है यूनिवर्सिटी की डिग्री से। अच्छा, अब वो डिग्री सुपीरियर नहीं है, वो बंदा सुपीरियर था जिसकी वजह से वो डिग्री सुपीरियर हो गई। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझते हैं इस डिग्री की वजह से मैं सुपीरियर हो जाऊंगा। उन बच्चों की वजह से डिग्री सुपीरियर होनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वो मेहनत कैसी करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा जो अलमिया है कि हम डिग्रीज ले लेते हैं, हम एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन इल्म हासिल नहीं कर पाते। ये है हमारा मसला। तो ये जो इल्म की तलब है, ये आज के यूथ में तो बिल्कुल नहीं है। इससे पहले थोड़ी फिर भी थी, और हमारे से जो पहले थे हर दौर में पहले से बेहतर थी, अब डिक्लाइन की तरफ आ रहे हैं हम लोग। की तरफ आ रही है। तो ये तलब अपने बच्चों के अंदर किस तरह से पैदा की जाए कि किताबें पढ़ने का शौक उन्हें इल्म की तलब जो है वो उनके अंदर बढ़ाएगा, या उनको शगफ देगा कि एटलीस्ट उन्हें दुनिया को जानना है या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है। आजकल के बच्चे तो कहते हैं कि जब पेपर होगा देखी जाएगी, और पेपर 24 घंटे पहले पढ़ लेंगे। एग्जैक्टली। देखें, आपके हस्बैंड अदनान जब वो लकी थे, यानी अनमैरिड थे, और आप अपने पेरेंट्स के घर थी, आपको याद होगा कि उस वक्त आपके घर में अखबार आता था, कोई डाइजेस्ट आता था, कोई रसाला आता था, कोई मैगजीन आता था। अच्छा, वो सारे के सारे देख के पढ़ते थे। उसके बाद आपकी शादी होगी, आप यहाँ पर आ गई, हमारे पास इस तरह के गैजेट्स आ गए, हमारी मसरूफियात बदल गई। आपके मेरे घर में भी कितने घरों में रेगुलर अखबार आते हैं, कितने घरों में रेगुलर मैगजीन आते हैं, कितने घरों में रेगुलर रसाले आते हैं। जब आप पढ़ते थे तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलती थी कि मैंने भी यही करना है जो माँ कर रही है, जो बाप कर रहा है। अच्छा, अब हम चूंकि वो नहीं कर रहे तो बच्चे भी वो नहीं कर रहे। कितने घर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 100 बुक्स से ज्यादा की लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी मौजूद है। 100 बुक्स तो बड़ी मामूली सी चीज है ना, कि 40-50 आपके टेस्ट की, 40-50 आपके हस्बैंड के टेस्ट की, और 20-30 वो सास ससुर या भाई के टेस्ट की। 100-125 किताब तो हर घर में होनी चाहिए। कितने घर ऐसे हैं कि जब वो ड्राइंग रूम बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, तो उसमें प्रॉपर बुक शेल्फ डिजाइन करते हैं कि ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। जब आपने इन चीजों को खुद जिंदगी से निकाला तो बच्चों की जिंदगी तो खुद ब खुद निकल जाना है। बिल्कुल। तो ये इसके अंदर सुधार लाने में फिर खुद शुरू करें। जी आप स्टार्ट खुद से करें, स्टार्ट खुद से करें। एक किताब लेते, 4 बच्चे पढ़ते हैं, फिर उसे डिस्कस करें घर बैठ के। क्यों नहीं करते? 2 सफ़े पढ़ते हैं, उसे डिस्कस करें, क्यों नहीं करते? हमने इस चीज़ को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, और ऊपर से AI ने रही सही कसर भी निकाल दी।
तो अब फाइनली हम किस नतीजे पे पहुंचे कि हमें हुनर इस और नतीजे तालीम पर को एक पहुंचे कि साथ ना लेके तो हुनर गैर जरूरी है, ना डिग्री गैर जरूरी है, ना इल्म गैर जरूरी है। असल चीज है इन सबको मरबूत करना। ये मरबूत कौन करेगा? जो गवर्नमेंट इल्म करेगी? हमने हमें सीखा करना उसे होगा, डिग्री की यूनिवर्सिटीज को पहचान करना दें, होगा, डॉक्टर साहब। जो इल्म सीखा उसे डिग्री की पहचान दें और फिर उस इल्म को अमल में डालें ताकि अच्छा रोजगार भी कमा सकें, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर सकें। इसके 3 स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट, आपके इदारे, आप और आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक, इन तीनों का आपस में कोलैब करना है। अगर एक इदारा अपना करता तो क्या उसकी वजह से मैं या मेरे बच्चे अपनी जिंदगी तबाह कर दें? मतलब अगर यूनिवर्सिटी अपना काम नहीं कर रही पूरा, तो क्या मैं अपने बच्चों की जिंदगी तबाह लेने दूं या मैं अपनी जिंदगी तबाह पेरेंट्स कर को दूं? खुद बीड़ा उठाना। हाँ, मुझे खुद भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं देखूं कि मेरा बच्चा असाइनमेंट किसी और से क्यों करवा रहा है, ये प्रोजेक्ट कहीं और जगह से क्यों हो रहा है, वो यूनिवर्सिटी से राब्ते में क्यों नहीं रहता, इंटर्नशिप बच्चा क्यों नहीं कर रहा टाइम के ऊपर, उसके जाली सर्टिफिकेट क्यों लिए जा रहे हैं कि मेरे बच्चे ने इंटर्नशिप पूरी कर ली है, उसे प्रॉपर क्यों नहीं करवा रहे आप लोग। तो मेरा ख्याल है कि इन तीनों को लेकर चलें, शॉर्टकट्स की बजाय प्रॉपर तरीका अपना इल्म भी हासिल करें, डिग्री भी हासिल करें और उस इल्म और डिग्री को हुनर में ढालें। फिर आपकी पहचान भी होगी और आप बहुत ज़्यादा मुआवजा ले सकेंगे इंशाल्लाह। खूबसूरत बात है और तमाम स्टेक होल्डर्स को बीड़ा उठाना होगा, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, असाजा हों या फिर हुकूमत वक्त हो। और अगर कोई भी इसमें अभी लेतुलाल से काम ले रहा है, डिले कर रहा है, तो फिर जिसकी पहली जिम्मेदारी है पेरेंट्स, वो देखें, नज़र रखें और इसकी बेहतरी के और सिर्फ डिग्रियां भी हासिल ना करें, वरना मामला वही होगा जो जावेद अख्तर के साथ हुआ था और जिस तरह उनकी डिग्री। और वैसे भी किसी ने बड़ा ही खूब कहा है कि डिग्री डिग्री होते हैं। हाँ, डिग्री होती है, जल्दी हो जाती है। लेकिन आपने उस पर बिल्कुल नहीं जाना, आपने असल डिग्री हासिल करनी है असल हुनर के साथ। अब आपका फेवरेट सेगमेंट है जनाब, जिंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में हमें कई रास्तों पर चलना पड़ता है, कभी आसान होते हैं, कभी मुश्किल होते हैं, मगर हर रास्ता हमें एक नया तजुर्बा तो ज़रूर देता है, एक नई कहानी भी देकर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है और हर नया दिन जो है वो नई उम्मीद, नए चैलेंजेस के साथ उभरता है और जब नया हफ्ता शुरू होता है तो दिल में एक तजस्सुस सा जाग उठता है कि आने वाला हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। तो जनाब जानते हैं फिर उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इल्म नजूम। वेलकम टू शो कहेंगे उनसा आपको और उनसा आप ही से जानेंगे कि हमारे देखने वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा, किस सितारे के लिए ये जो हफ्ता है वो मेहरबानियाँ लेकर आएगा, किस्मत का धनी होगा और कौन सा ऐसा है जिसके लिए मुश्किलात और चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। तो बताइए। हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। देखिए, पहले हम एरीज से शुरू करते हैं और ये जो हफ्ता शुरू हुआ है उसके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एरीज वालों के लिए हफ्ता काफ़ी बिजी रहेगा, बहुत सारे काम जो हैं एरीज वाले कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्पेशली करियर, जॉब बिजनेस को लेकर जो है काफ़ी एक्टिव रहेगा। बहुत एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत पैशन नज़र आ रहा है, काम करने का जज्बा नज़र आ रहा है एरीज में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकता है कुछ अपने बिजनेस को लेकर कुछ चेंज करें, कुछ जो है उसमें न्यूनेस लेकर आएँ, अपनी स्किल्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नई स्किल्स एरीज जो है वो सीखने की कोशिश करेगा। एक लगन नज़र आ रही है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक पैशन नज़र आ रहा है कि वो अपने करियर को आगे उन्होंने स्टार्ट लेना है। तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत सारी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं और प्लानिंग के साथ साथ काम भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस के लिए जो है बस यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हफ्ता होगा। किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई टॉरस वालों की हो सकती है, तो किसी की मामलात में दखल अंदाजी मत दें, इंटरफेयर मत करें, अपने काम से काम रखने की जरूरत, चाहे वर्क प्लेस है, चाहे फैमिली मैटर्स हैं। और अगर कोई काम आपका डिले हो रहा है, काम में नाकामी हो रही है, चाहे अपनी मर्जी से शादी करनी है या जॉब के हवाले से या बिजनेस के हवाले से चैलेंजेस हैं, तो उनको गिव अप नहीं करना चाहिए, उनको हार नहीं माननी चाहिए, उनको कुदरत उनका साथ दे रही है, तो टॉरस वालों को गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे जेमिनाई वालों के लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड का। तो यहाँ पे जो जेमिनाई जिनकी सेहत सही नहीं है तो उनके हीलिंग का कार्ड है। यह हफ्ता सेहत के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। सफर नजर आ रहा है, जेमिनाई वालों का ट्रैवल हो सकता है। फिर जो काम डिले हो रहे थे, जो चीज़ें इनकम्प्लीट थी, तो ये हफ्ता जो है जेमिनाई अपने काम कंप्लीट कर रहा है, चाहे वो जॉब या बिजनेस के हवाले से हो सकता है या घर के हवाले से या बच्चों के हवाले से, कुछ ऐसे काम हैं उनको इस हफ्ते जो है वो कंप्लीट करें। फिर कैंसर की बात करते हैं, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कैंसेरियंस के लिए। तो लोगों के साथ मुलाकातें, सोशल एक्टिविटीज नजर आ रही हैं कैंसेरियंस की, दोस्तों के साथ पार्टी, दोस्तों के साथ फन, और उसके अलावा बिजनेस में किसी के साथ जो है वो कोई उनकी मीटिंग्स हो सकती हैं, लोगों के साथ नई दोस्तियां हो सकती हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं।
कारोबार में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पैसों का कोई यानी कि लेन देन या कैंसर के काम लिए का तो सब कोई कुछ ही अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। काम का कोई लेन देन हो सकता है। और अगर कोई काम किसी चीज में फंस जाते हैं, चाहे कोई फैमिली मैटर है या जॉब का मैटर है, तो कोई हेल्प उनको कर सकता है, किसी से मदद ले सकते हैं। लियो के लिए बात करते हैं, लियो वालों के लिए लवर्स का कार्ड है, तो लियो वालों के लिए हफ्ता काफी रोमांटिक रहेगा। शादी के हवाले से लियो वालों का ये टाइम बहुत अच्छा है। और शादी अपनी लव मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज के ज्यादा चांसेस हैं। नए दोस्त बना सकते हैं, कोई उनकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है। फिर ये कारोबार के हवाले से भी जैसे पार्टनरशिप हो सकती है, एज ए पार्टनर किसी के साथ शेयरिंग पे बिजनेस कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर किसी के साथ शेयर्ड प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह करते हैं तो उसमें भी उनको जो है वो मुनाफा होगा। वर्गों की बात करते हैं, वर्गों वालों के लिए तो भाई लॉटरी नजर आ रही है, पैसा ही पैसा होगा इस हफ्ते, और जैकपॉट कोई निकलेगा, उनका लॉटरी लगने वाली है, पैसा खूब आएगा। और अगर किसी ने लॉटरी का टिकट ही नहीं लिया तो अच्छा, अगर खाना शाना खिला दें दोस्तों तो को जल्दी तो मेरे से ले ख्याल में लें। तब ज्यादा अच्छा होगा। वो लॉटरी की बात कर रही हैं और वो निकालने की बात कर रही हैं पैसे, ये तो उल्टा हिसाब होगा। नहीं, कुछ खिलाते पिलाते नहीं, रहना नहीं। चाहिए, फिर वर्गों के ऊपर ज्यादा पैसे मेहरबान होंगे, ऐसा कुछ नहीं है सितारे के अंदर। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड भी है, और कोई इनहेरिटेंस मिल सकती है, कोई जायदाद मिल सकती है, और कोई ऐसा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला है आपका स्टक हुआ है तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली पैसे कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है ऑलरेडी, अगर सैलरी बढ़ सकती है और प्रमोशन भी हो सकती है। जी जी, सैलरी इंक्रीज नया होगी। साल जो है और वो अच्छी खबरें लेकर आ रहा है वर्गों के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हफ्ता ही जो है ना बड़ा आपके लिए लकी हफ्ता होगा। जबरदस्त। तो फिर लिब्रा के लिए भी सेम यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स, कोई नया काम हो सकता है, कोई नए काम की इब्तिदा कर सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं, और कहीं नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है लिब्रा वालों का। यहाँ पे भी पैसों के लिए काफी मुनाफा लग रहा है, लिब्रा वालों के लिए पैसों का फायदा हो सकता है। जबरदस्त। सॉरी, स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे ट्रैवल है, स्कॉर्पियंस ट्रैवल, कोई क्विकली कोई ट्रैवल कर सकते हैं, कोई लोकल ट्रैवल ज्यादा लग रहा है यहाँ। जिन लोगों ने वीजा इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है तो उनके लिए भी फेवर मिलता हुआ लग रहा है, उनका अप्रूवल आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा लोगों से आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, किसी के साथ दोस्ती करनी है, बिजनेस करना है, तो भी आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, वरना आपको कोई धोखा भी दे सकता है। बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे सेजिटेरियस की बात करते हैं, यहाँ पे उनके लिए सेहत का कार्ड है कि सेहत क्या भी नजर आ रही है सेजिटेरियस के लिए। ऐसे कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है कारोबारी हवाले से या बिजनेस के हवाले से, पैसों के हवाले से, उनको जो है उस परेशानी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उनसे आप पानी पी लीजिए, इजी हो जाइए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गले की थोड़ी सी खराबी है। अच्छा इशाद, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल नया कर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, लोग बहुत मुंतज़िर हैं और कुछ चेंज चाहते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे हम यही देखते हैं ना कि डेट ही चेंज होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि जी हमें सेलिब्रेट कैसे करना है, न्यू ईयर नाइट को कैसे मनाना है। हालांकि हमें एम्स को और अपनी जो टारगेट्स हैं उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है भाई। कुछ बड़ा सोचिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, ताकि अल्टीमेटली सिर्फ डेट चेंज ना हो बल्कि पूरा आपके सराउंडिंग भी जो है वो भी चेंज होना चाहिए और आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो अंसा हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। जी अंसा जी, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है वो भी बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, खासकर शादी का टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग शादी करने के हवाले से कंफ्यूज हैं, उनकी कंफ्यूजन दूर हो सकती है, और कोई ऐसा काम है जो नहीं हो पा रहा है, इम्पॉसिबल है, या जिसमें मुश्किलात आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो वो उनका काम जो है वो इंशाल्लाह इस हफ्ते हो जाएगा। औलाद की खुशखबरी भी कैप्रिकॉर्न को मिल सकती है। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रैवल है, ये हफ्ता ट्रैवलिंग वाला हफ्ता हो सकता है कि कोई मेहमान आ सकते हैं ट्रैवल करके, या आप कहीं ट्रैवल करके जा सकती हैं। प्रपोजल आ सकता है, रिश्ते आ सकते हैं, शादी से रिलेटेड भी मामलात, आपके कहीं रिश्ता पक्का हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, घर में कोई तकरीब हो सकती है, किसी दोस्त की शादी हो सकती है। पैसे इस हफ्ते एक्वेरियस वालों के खूब खर्च होंगे, पैसों को लेकर आपको सेविंग करनी चाहिए, या पैसों को लेकर थोड़ा सा बचत करनी चाहिए उस चीज को लेकर।
इस हफ्ते आप काफी घूमना फिरना फन दोस्तों के साथ रहेगा। स्पाइसेस के लिए गुड न्यूज है, कोई खुशखबरी मिल सकती है, बच्चों से रिलेटेड औलाद से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, और जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आपने कहीं जॉब अप्लाई की है तो वहाँ पे भी आपको इंटरव्यू कॉल या जॉब मिल सकती है, या पैसों से रिलेटेड भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। ज़बरदस्त। चलिए, हमारा लास्ट आर्ट था, आपसे जानना चाहेंगे उनसा कि 2026 का आगाज़ होने जा रहा है। 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, और क्या कुछ तब्दीलियाँ होने जा रही हैं? वैसे तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही उसका मोराल भी बड़ा हाई जा रहा है और पाकिस्तान की साथ में बड़ा ही हमें पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम 2026 के अंदर देखें तो क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं पाकिस्तान को लेकर? देखिए 2026 जो है ओवरऑल एनर्जी, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो सन प्लैनेट का ईयर होगा, यानी कि सूरज यानी कि सयारा शम्स इसको कहा जाता है। तो ओवरऑल सन जो है वो न्यू बिगनिंग को शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, क्योंकि पिछला जो साल था वो 9 नंबर का था, मार्स का ईयर था और बहुत टफ ईयर था, बहुत एग्रेसिव ईयर था। और ये साल जो है एक सुबह जैसे होता है ना कि सूरज जब तुलू होता है तो हर जगह रोशनी होती है, तो ये हफ्ता रोशनी लेकर आ रहा है, उम्मीद लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये साल जो है पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमी वाइज हो, या फिर मुल्क की तमाम जो मामलात है उसके लिहाज से भी ये साल जो है वो पाकिस्तान के लिए बरकत वाला साल रहेगा। क्योंकि ये साल जो है वो ब्लेसिंग्स का ईयर भी है, कि चाहे पर्सनली लाइफ हो या ओवरऑल मुल्की हालात भी जो हैं वो ऐसा लगता है कि जो है ब्लेसिंग्स, दुआएं जो है पाकिस्तान के लिए बरकतें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अंसा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और अगर कोई अपने सितारों का हाल जानना चाहता है तो वो अंसा से डायरेक्टली भी रब्ता कर सकता है उनके पेज पर और जान सकता है कि उनका हफ्ता ये कैसा रहेगा। हमने कोशिश की कि इस आगाज़ के अंदर ही आपको बताएं, क्योंकि कोई 4 दिन के बाद, वैसे ही साल का 3 दिन के बाद आगाज़ हो जाना है, तो ये 2026 का हफ्ता भी है और कुछ 2025 के दिन भी हैं, जो कि हमने कोशिश की कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आपको बता सकें। अब आ जाते हैं हम साल 2025 की तल्ख और शीरी यादों के हवाले से। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि 2026 के अंदर कौन कौन से लोग ऐसे हैं, कौन कौन सी शख्सियात अहम ऐसी हैं जो कि हमें छोड़कर चली गई हैं। और अगर उन रोशन सितारों की बात करें जिनको मद्दाहों से बिछड़े ये साल जो है वो गुजर गया, वो रवां साल पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारे हैं। बिल्कुल, और इसमें अदाकारों में 2 की मौत ऐसी थी जिसने सबको हिला कर रख दिया। ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा थी आयशा खान, जिनकी 20 जून 2025 को कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ फ्लैट से कई रोज़ पुरानी लाश बरामद हुई थी। हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, उनकी लवाहिकीन से यकजहती का इजहार करते हैं। और पुलिस के मुताबिक पड़ोसी ने ताफ़ुन उठने पर मुतला किया, जबकि फ्लैट का जो दरवाज़ा था तोड़ कर अंदर से उसको ट्रेस आउट किया जा सका था। और इसी तरह से 8 जुलाई को कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही दिनों के बाद एक और अफसोसनाक वाक़या भी कराची के इलाके डिफेंस में पेश आया था, जहाँ पे हुमैरा असगर की नाकाबिल शनाख्त लाश मिली थी और मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि उनकी मौत 7 अक्टूबर को, यानी कि 6 से ज़ायद महीने पहले हो चुकी थी और लगभग 9 माह पहले हो चुकी। दुरुस्त। और उनकी तदफीन 11 जुलाई को आबाई शहर लाहौर में की गई थी। पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश की और वाक़े को पुरस्रार करार देकर मौत को तबी करार दिया था। उसके बाद साल 2025 में सबसे पहले बिछड़ने वाले शोबिज़ सितारे कॉमेडियन जावेद कोडू थे। वो अप्रैल 2025 में अदालत के बाद कसमपुरसी की हालत में मद्दाहों को अलविदा कह गए। उन्होंने अपने आखिरी इंटरव्यू में साथियों की जानिब से मदद ना मिलने का तज़किरा करते हुए कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि दोस्त मेरी मदद को आएंगे, मगर शायद वो भी महंगाई की वजह से परेशान है। तो अपनों का ख्याल कीजिए, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल कीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। उसके बाद बिल्कुल, और ये ऐसे मौके होते हैं कि उनके जाने के बाद अगर आपने उनकी कमी को महसूस किया तो बेहतर है कि उनकी ज़िंदगी में आप उनके साथ अपनायत का इजहार कीजिए। किसी को कोई ज़रूरत है मदद की, सहारे की, मॉरल सपोर्ट की, तो वो वक्त पर कीजिए।
जी हाँ, उसके बाद 30 मई को पाकिस्तानी फिल्म स्टार और सुपर मॉडल अदाकारा ईमान अली की वालिदा जबकि अदाकार आबिद अली की अहलिया और माजी की मशहूर अदाकारा हुमैरा आबिद भी इंतकाल कर गईं। उन्होंने पीटीवी के सुनहरे दौर में अपने करियर का आगाज़ किया था, वो भी 2025 में हमें छोड़कर चली गईं। और इसी तरह से 1 सितंबर को मारूफ फिल्म, टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार अनवर अली भी तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए थे। वो फेफड़ों, गुर्दों, फॉलिज और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। तो ये सारे किरदार हैं जिनको देखते हुए हम बढ़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनकी इंडस्ट्री के अंदर और उनको यकीनी तौर पे ट्रिब्यूट पेश किया जाना, उनकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मुसन्निफ और स्क्रिप्ट राइटर मोहम्मद कमाल पाशा तवील अलालत के बाद 3 अक्टूबर 2025 को वो भी इंतकाल कर गए थे। और मोहम्मद कमाल पाशा ने पाकिस्तानी सिनेमा में बतौर स्क्रिप्ट राइटर नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। उनकी तहरीरें मौशरती मसाइल, गुर्बत, मोहब्बत, इखलाकी जवाल और मौत जैसे मौज़ूआत पर मबनी थी। और कमाल पाशा ने 300 से ज़ायद फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की थी। हमारी तमाम दुआएं इन लोगों के लिए हैं जो कि 2025 के अंदर वो सेलिब्रिटीज़ हैं या आम शहरी हैं भी जो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो आगे की मनाजिल हैं वो आसान करे। और बात करते हैं नशे की लत की। नशे की लत सिर्फ एक फ़र्द को नहीं बल्कि पूरे घराने को मुतासिर करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या घर की मोहब्बत, रहनुमाई, मुआवनत के ज़रिए एक आदी शख्स को दोबारा मामूल की ज़िंदगी की तरफ लाया जा सकता है, या फिर हमें माहिरीन की रहनुमाई लेनी पड़ेगी, या फिर हमें उन्हें ऐसे सेंटर्स में जमा करवाना पड़ेगा जहाँ पर उन्हें ड्रग से दूर किया जाएगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उन्हें जमा करवाना पड़ेगा। आखिर तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से अपने बच्चों को इससे महफूज रखा जा सकता है, अपने प्यारों को इससे महफूज रखा जा सकता है। और फिर सवाल ये भी है कि पहचान कैसे की जाए कि कहीं आपके बच्चे या आपका कोई अजीज़ नशे की लत में तो नहीं पड़ गया, मुब्तला हो चुका है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होती हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। किफ़ायत हुसैन खान साहब, ड्रग रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि हम इलाज की तरफ जाएं, वजूहात क्या होती हैं जो आपके पास अक्सर केसेस आते हैं? किन वजूहात की बिना पे कोई भी शख्स या नौजवान, ख़ासतौर पर जो हमारी यूथ है, अब तो हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बड़ी आसानी से उनको दस्तयाब नशा है उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो ख़बरें आती हुई देख रहे हैं। क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं, किस वजह से अट्रैक्ट होता है बच्चा, नशे की तरफ राग़िब होता है? बहुत शुक्रिया आपको इस अहम टॉपिक पे इनविटेशन का। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम मंशियात एक बहुत बड़ा मसला है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। इस ओवरऑल जो हमारी गवर्नमेंट है इसमें मैं पिछले महीने देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्ती है और बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोल हो रहा है। इसमें मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूँ कि बहुत से नौजवान जो कि हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आते हैं, उनकी डिफरेंट वजूहात होती है नशे में इन्वॉल्वमेंट का। क्योंकि वो नौजवान जो कि बहुत से नौजवान जो कि सोसाइटी में जो है ना, वो सोसाइटी की वजह से या दोस्तों में गैदरिंग की वजह से वो नशे का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे नौजवान जो कि डिप्रेशन की वजह से जो है ना नशे का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत से ऐसे नौजवान होते हैं जो घर में लोगों को जो घर के फर्द नशा करते हैं और उनको देख कर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस तरह कई नशे ऐसे हैं कि उसकी फिर उसको लत लग जाती है। ठीक है, अच्छा, लत लग गई, अब पहचान कैसे करें? आपके बच्चे का बिहेवियर बदल जाता है, किसी अजीज़ का जो भी घर के अंदर बहन भाई या फिर आपके बच्चे हैं, उनके बिहेवियर में किस तरह की तब्दीलियां रूनुमा हो जाती हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं ड्रग्स की लत में पड़ गए हैं, इनको तवज्जो की ज़रूरत है या इनको छुड़वाने की ज़रूरत है? तो अलामात बताइएगा, किस तरह से पता लगाया जा सकता है? सबसे पहले तो अगर कोई भी शख्स या किसी का भी बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएगा तो इतनी जल्दी उनको पता नहीं चलेगा और ये वक्त के साथ साथ और उनको पता चलेगा। क्योंकि सम टाइम जो बच्चे होते हैं वो बाहर से जो है ना कुछ स्प्रे और कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप अपनी उनकी रूटीन पे नज़र रखें, जैसे कि वो पूरी रात जो है ना वो जागता रहेगा, पूरी दिन वो सोता रहेगा, इसके साथ साथ उसमें गुस्सा
और भूख खत्म हो जाना, उनकी जो है ना उसमें एक चिड़चिड़ापन और बहुत ज्यादा खुशी का महसूस होना। इसके साथ साथ जो है ना फैमिली में अगर कोई भी बच्चे को वो पकड़ना चाहता है या उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का बच्चा किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व है और उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स है कि उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो कि नशा करते हैं या उसकी बिहेवियर ठीक नहीं है, तो वो किसी भी ऑथेंटिक लेबोरेटरी से एक ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल होता है, वो बर वक्त अगर आप करवाते हैं तो आप जल्दी जो है ना ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं और आप अपने प्यारों को एक नई जिंदगी की तरफ जो है ना वो शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा किफ़ायत साहब, क्या सख्ती से बच्चे को रोकना या उसकी ज़हनी तौर पे काउंसलिंग करना या मेडिसिन, सबसे ज़्यादा मौसर तरीका क्या है? आपने अपने जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पे आप क्या समझते हैं? क्योंकि जब तक कोई विल पावर को जगा नहीं सकते आप किसी की, कोई खुद से फैसला नहीं करता कि उसने इस नशे को रद्द करना है, क्या ये मुमकिन होगा कि फोर्सली या मेडिसिन से उसे नशे से बाज रखा जा सके मुस्तकिल तौर पर? सर इसमें मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि नशे का जो मरीज है 90% हमारे पास जो रिसर्च बेस है, नशे का मरीज कभी इलाज के लिए राजी नहीं होता और वो हमेशा डिनाइल में होता है। 10% मरीज है, जैसे कि हमारे इस्लामाबाद में जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, हमारे पास यूके, अमेरिका, कनाडा से जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम प्रॉपर मोटिवेट करके उनकी काउंसलिंग करके उनको इलाज में लाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की बनिस्बतन जो है ना यहाँ पे 10% ऐसे लोग हैं जो खुद विलिंगली आपके पास चल के आते हैं और उसको फैमिली मोटिवेट करती है या हमारे जो काउंसलर्स है, हमारे जो साइकेट्रिस्ट है उसको मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो 90% जो रेशो है उसको बाय क्राइसिस इंटरवेंशन के जरिए रिहेबिलिटेशन सेंटर तक लाना, क्योंकि ये एक जरूरी इकदाम है कि बर वक्त अगर आप मरीज जो है ना इलाज के लिए राजी नहीं होता और आप उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लेकर आते हैं और आप मोटिवेट नहीं होता, तो उसमें फिर हम करते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन। उसमें फिर ये हम करते हैं कि सबसे पहले फिर जब मरीज आ जाता है उसमें एक डिटॉक्सिफिकेशन का एक पीरियड होता है जो बिल्कुल पेन फ्री डिटॉक्स उसके होता है, और इसके साथ साथ हम उनको खुद फिर मोटिवेट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, एक बहुत हेल्दी रूटीन होती है और उनको फिर जो है ना इलाज की तरफ लाया जाता है। अच्छा खान साहब, हम देखते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर पे लोग नशा छोड़ देते हैं, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो फिर से नशे की लत में पड़ जाते हैं। कितने टाइम तक आप रखते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल ड्रग से निकल जाते हैं या ड्रग से दूर हो जाते हैं या उनको उसकी क्रेविंग नहीं होती है? क्योंकि हमने अक्सर केसेस में देखा है कि घर जाने के बाद दोबारा भी वो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है, क्योंकि ये जो ड्रग की जो बीमारी है ये एक डिजीज है, ये एक बीमारी है। अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो 99% या 95% आप कह सकते हैं कि रिलेप्स का रेट है, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो नशे के मरीज है वो 100 में से 5 मरीज जो है ना वो ठीक होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे एक आपको बात बता दूं कि अगर कोई भी शख्स, किसी का भी प्यारा, प्रॉपर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का जो प्रोग्राम है वो उसको फुलफिल करता है और उसके बाद एक माहिर नफ्सियात के और साइकेट्रिस्ट के दिए हुए हिदायत पे अमल करता है, जैसे कि इलाज के बाद एक दूसरा मरहला स्टार्ट होता है और वो होता है फॉलो अप का। उसमें हमारी रिकमेंडेशन होती है कि 6 to 9 मंथ्स अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करते हैं और आप दिए हुए हिदायत पे अमल करते हैं तो आप कभी भी रिलैप्स नहीं होते। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस टाइम मैं अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करूं तो पिछले साल हमारा जो सक्सेस रेट था वो 75% था, क्योंकि हमारे 3 रिहेबिलिटेशन वो मेल के लिए है और एक फीमेल के लिए, तो हम सालाना बेसिस पे हम एक रेशो निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो 70% जो सक्सेस रेट है उसमें ज्यादातर नौजवानों का है, और जो 30% जो रिलैप्स रेट है जहाँ पे बहुत से लोग, हमारे भी लोग दोबारा नशे शुरू कर देते हैं, तो उसमें हम ये रिकमेंडेशन करते हैं कि पेशेंट को सपोर्ट की जरूरत है, इलाज के बाद उनको फॉलो अप की जरूरत है। बहुत से ऐसी फैमिलीज जो कि इलाज के बाद ताउन नहीं करती, उनको फॉलो अप के लिए लेकर नहीं आती और उनको दिए हुए हिदायत पे अमल नहीं करती और दोबारा उसी सोसाइटी में जाते तो वो रिलैप्स कर जाते हैं और हम उनको दोबारा जी किफ़ायत साहब, अगर आप थोड़े से अदाद शुमार हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें ताकि ग्राउंड पे क्या चल रहा है उससे भी आगाही मिल सके। कितने % बच्चियां हैं, कितने % बच्चे हैं, यूथ है, नौजवान है, किस उम्र के ज़्यादा हैं और किन किन नशों के अंदर मुब्तला हैं? सबसे ज़्यादा जो भयानक केसेस हैं या जो ख़तरनाक या वर्स्ट रिज़ल्ट्स हैं वो किस नशे के सामने आ रहे हैं? अगर ये अदद शुमार
आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें, और अगर शहरों के हवाले से भी आप बता सकें कि किस शहर में कितने केसेस इस वक्त एनुअली रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस टाइम जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये अगर आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मिनिमम जो एज है वो 14 एज के भी हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो नौजवान तबका है, जो नौजवान नस्ल है, जो 18 से लेके जो 30 एज तक जो नौजवान है, इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें 70% जो रेशो है वो मर्दों की है और 30% जो रेशो है वो खवातीन की है। इसीलिए हमारे पास जो रिपोर्ट होते हैं वो 30% खवातीन भी है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी शहर जो कि ड्रग्स के हवाले से वो बहुत ज्यादा जो है ना वो रेशो जो है ना वो कराची में बहुत ज्यादा ड्रग्स माफिया है। इसके साथ साथ और बहुत से ऐसे शहर है जैसे कि इस्लामाबाद में बनिस्बतन कम है, बहुत लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ इसमें बहुत कम है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद है। अगर फर्ज पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी ना होते तो फिर बदकिस्मती से ये क्या होता। बिल्कुल सही, और अदाद-ओ-शुमार बहुत चौंका देने वाले हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान इस पर काम कर रही है। बहुत सारा काम अभी मजीद होना बाकी है। ऐसे लोगों पर क्रैक डाउन होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स के अंदर सप्लाई कर रहे हैं या फिर ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, ताकि उस चेन को तोड़ा जा सके जो कि ड्रग्स माफिया की चेन है और जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया किफ़ायत हुसैन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बहुत सारे ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर काम है पाकिस्तान के अंदर जिनके अंदर बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं जिनको एक बार ड्रग्स से की लत से निकाला जाता है और वो घर में आते हैं या इस तरह की सोसाइटी में दोबारा उठते बैठते हैं तो दोबारा से ड्रग्स की लत उन्हें लग जाती है। तो अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। अगर किसी के अंदर आप इस तरह के सिम्टम्स देखें या अलामात आपको नज़र आ रही हैं तो उसको फिलफौर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएं या उसको प्यार और मोहब्बत से समझाएं और उसे बताएं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और आपकी फैमिली किस तरह से डिस्टर्ब होगी। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को सिर्फ अपना बच्चा है या भाई है, जो भी आपका रिश्तेदार इस मर्ज़ में मुब्तला है, अगर आप उसको ताकत के ज़रिए या किसी इदारे में उसको एडमिट भी करवा देंगे, तब भी जब तक उसके अंदर से ये ख्वाहिश पैदा नहीं होगी, एक तो उसके अंदर दीन की तालीम उसे देना, उसे इसके नुकसानात से आगाह करना और उसे वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी आपको अपने प्यारों को वापस लाने के लिए, तभी इस लानत से उसे बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि साल 2025 में पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के जो सितारे हैं जहां पर वो अपनी कारकर्दगी की वजह से मकबूलियत उन्होंने हासिल की है, वहीं पर कहीं ना कहीं वो स्कैंडल्स और बयानात और ज़ाती मामलात के सबब मुतअद्दिद फनकार तनाज़ात की ज़द में भी रहे हैं। कुछ शख्सियात को अवामी पजीराई मिली है, बाज़ को तनकीद का सामना करना पड़ा है, कुछ मामलात ने सोशल मीडिया पर शदीद बहस मुबासे को भी जन्म दिया है। तो जनाब साल 2025 में जिन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने तनाज़ात, बहस मुबासे या सोशल मीडिया पर बहस को जन्म दिया, उनकी फहरिस्त पेश की जा रही है। और जुनैद से आगाज़ करते हैं। जुनैद बताइए। जी, मेरे से आगाज़ अब मैं उसमें शामिल नहीं होते बिल्कुल भी। उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डकी भाई की, और आप सभी उनको जानते हैं और फेमस यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं। उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी उनके सामने आई और फिर उस कंट्रोवर्सी के अंदर एक और कंट्रोवर्सी उस वक्त सामने आई कि जो तहकीकाती इदारे थे उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लग गया, जिसमें से सरफराज चौधरी समेत बहुत से हम देख रहे हैं कि ओहदेदारान इस वक्त हिरासत में भी हैं जिन्होंने डकी भाई से खुद रिश्वत मांगी इस वजह से कि उन्हें आसानी से छोड़ा जा सके। तो ये कंट्रोवर्सी डकी भाई के साथ जुड़ी रही। इस वक्त वो ज़मानत पर बाहर है और उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा, इस्लाह होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को भी थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। बाकी सबके बारे में भी जुनैद बता दें, आपने सिर्फ डकी भाई के बारे में डकी भाई से आगाज हो गया, उसके बाद फिर रजब भट्ट बताइए। बिल्कुल जी, उसके बाद रजब भट्ट की बारी आई और ये यूट्यूबर भी 2025 में सबसे ज़्यादा मुतनाज़िर रहे हैं। कानूनी मामलात, मशहूर जो गैम्बलिंग ऐप्स थी उनके केस इनके ऊपर चलाए गए हैं। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी ये काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि आतिफ असलम हैं। तो आतिफ असलम की शोहरत के बावजूद उन्हें साल 2025 में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है, ख़ासतौर पर जब उन्होंने भारत मुखालिफ बयानात से गुरेज किया और अपने वालिद के इंतकाल के बाद फ़ौरन कॉन्सर्ट पर परफॉर्म किया। तो उसके बाद सोशल मीडिया ने आड़े हाथ जी, फिर तनकीद तो होनी थी जब आप थोड़ा सा नफ्सा नफ्सी से काम लेते हैं, इस बारे में एहतियात या मोहतात रहते हैं कि आपको कल को वहाँ पर जाके परफॉर्म भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कुछ और। आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, आपकी नाम है, पहचान है, इज़्ज़त है, मकाम है, वो भी पाकिस्तान की वजह से। तो सबसे पहले पाकिस्तान को मुकद्दम रखना चाहिए। उसके बाद फिर बात आती है नाज़रीन फ़िरोज़ खान की। फ़िरोज़ खान के ज़ाती मामलात बशमूल शादी का मामला हो, तलाक और उनके सोशल मीडिया पर बयानात इस साल भी खबरों की जीनत रहे और तनाज़े का मौजू बने रहे।
जी हाँ, उसके बाद आसम अजहर हैं। आसम अजहर ने इस साल अपना पहला एल्बम रिलीज़ किया, मगर ज़ाती ताल्लुकात मुबैना रिश्तों के सबब भी खबरों में रहे हैं। फिर तलहा अंजुम है, गुलकार तलहा अंजुम ने स्टेज पर भारतीय परचम लहराने की वजह से सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल देखा। ये नेपाल में मौजूद थे उस वक्त। बिल्कुल, और जो उनके चाहने वाले थे सारिफीन, उन्होंने उनके इस अंदाज को हल्के जज्बात के खिलाफ समझा है और फिर उन्होंने कहा है कि ये साल 2025 में पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री जो है उनके जो मुतनाज़े बयानात हैं उनके हवाले से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता है, और जो जहाँ पर लोग इतना आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, वहाँ पर फिर आपको तनकीद। और ख़ास तौर पे मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद लोगों के सेंटिमेंट्स, जज्बात बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे, और ऐसे में आप जाते हैं नेपाल में और आप भारत का झंडा उसको लहराते हैं, वो भारत जो कि कोई भी नफ़रत का प्रोपेगेंडा या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल करना उस वक्त ज़रूरी था, और अगर आपसे गलती सरजद हो गई थी तो आप फिर पब्लिकली अपॉलॉजी करते और लोगों से माजरत करते। अगर आपने इस आर्टिस्ट होने के नाते आप ये कहते हैं कि जी सरहदों की कोई आर्ट है उसकी कोई सरहद नहीं होती, तो आप लोगों के जज्बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपके ऊपर सबसे पहले ये जिम्मेदारी होती है कि आप पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान आपकी पहचान है। बिल्कुल जी, और बाज़ शख्सियात जो हैं वो वैसी तनकीद की जद में रहती हैं, वो कुछ ना भी करें तो तनकीद की जद में आ जाती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा बैडमिंटन खेलने वाले रोबोट ने मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ हम देख रहे हैं कि उन्होंने बैडमिंटन खेला है और फिर 1452 का रिकॉर्ड करके उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो ये अब रोबोट हैं जो कि आपको बैडमिंटन खेलते हुए भी देखेंगे, आपको प्लेयर्स की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, और आपकी नौकरियां नहीं, आपके साथ खेलने के लिए भी रोबोट जो हैं अब वो मैदान में नजर आएंगे। तो रोबोट ने सुबह जिंगजियांग के शहर शाओनिंग में चीन के चंद बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलकर ये रिकॉर्ड बनाया है, और इसका मतलब है कि वो किसी से कम नहीं है, किसी भी एथलीट के साथ भी उन्होंने मुकाबला किया। तो रोबोट ने लगातार 1452 शॉट्स कामयाबी से वापस किए हैं, और एक बर्क रफ्तारी के साथ जो आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं, किसी इंसान से तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते। बिल्कुल, और जब रोबोट्स प्लेयर्स के मद्दे मुकाबिल खेलेंगे तो फिर यकीनन इसी तरह देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रोबोटिक मशीन और एक इंसान के अंदर फ़र्क यही है कि उसकी स्पीड में आप वाज़े फ़र्क देखेंगे, और टाइमिंग उनकी जो थी मिली सेकंड्स के अंदर थी। मिली सेकंड्स के अंदर वो शॉट्स खेल रहा है रोबोट, और जो प्लेयर है उसको कम्पीट करने में मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि बहरहाल वो उड़कर तो बॉल को हिट नहीं कर सकता, इसलिए उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो जनाब, अब आपको जो जिद्दत है वो इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है कि अब आपको खेल के मैदान के अंदर भी टेक्नोलॉजी से काम लिया जा रहा है, रोबोट्स आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं।